एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जाना था आधुनिक युग से पहले की कहानी। ठीक है, यानी कि हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आज से पहले जो आधुनिक युग चल रहा है, जो अब वाला युग चल रहा है, आज से पहले किस तरह से भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। हमने जाना किस तरह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमने इन सब के बारे में जाना कि ये सारी चीजें कैसे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इस पूरे फर्स्ट पार्ट में हमने यही जाना था। साथ में हमने जाना था कि रेशम मार्ग ने ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण को किस तरह से और ज्यादा विकसित किया। ठीक है, क्योंकि रेशम मार्ग मेन था पूरी दुनिया के हिसाब से, क्योंकि रेशम मार्ग क्या कर रहा था, आपस में लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था। लोग उस रास्ते के जरिए एक दूसरे के देश में जा रहे थे। ठीक है, रेशम मार्ग के बारे में मैंने विस्तार से आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। भोजन की यात्रा के बारे में बताया था, स्पेगेटी और आलू के बारे में बहुत अच्छे से बताया था मैंने। अगर आपने इसका ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू एक थ्योरी। आपको 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी का कोई सी भी बुक का कोई सा भी चैप्टर देखना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो 2 प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कराया है। अभी तक आपने ये सारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप इनको भी देख सकते हो। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 19वीं शताब्दी में किस तरह से वैश्वीकरण चल रहा था। वैश्वीकरण चल रहा था या फिर ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, या फिर हम कह सकते हैं भूमंडलीकरण हो रहा था। ठीक है, यानी कि पूरा विश्व कैसे आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहा था। आपस में जुड़ने से मतलब है, देखो ये विश्व का नक्शा है, मतलब एक दूसरे महाद्वीप के लोग आ जा रहे थे। ठीक है, आपस में घुलना मिलना ही तो वैश्वीकरण है। आपस में जा रहे हैं एक दूसरे के महाद्वीप में, एक दूसरे के देश में, अपने खान पान लेके जा रहे हैं। हमने यही तो पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि यूरोप के जो लोग जब यात्रा कर रहे थे तो वो अपना खाना लेके इधर उधर जाते थे, तो फिर वहां पर उस तरह के खाने खाए जाने लगे। जैसे चाइना से जो सिल्क रूट स्टार्ट हुआ था, वो चाइना होता हुआ और तिब्बत होता हुआ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होता हुआ, ईरान होता हुआ कहाँ गया, यूरोप गया। तो जो नूडल है, ठीक है, जो हम आज नूडल खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, वो कहाँ का भोजन है, वो चाइना का भोजन है। और कहाँ से गया होगा, ये सिल्क रूट से गया होगा। ठीक है, जब व्यापारी जाते होंगे तो अपना खाना अपने साथ लेके चलते होंगे, है ना। तो फिर वो रास्ते में रुककर वो नूडल्स बना के खाते होंगे, या फिर जहां भी रुकते होंगे वहां नूडल्स बना के खाते होंगे। फिर वहां के लोगों को लगता होगा कि भाई ये तो बढ़िया चीज है, थोड़ी देर में बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो इस तरह से लोग एक दूसरे के यहाँ जा रहे थे। इस तरह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में ये सारी चीजें हेल्प कर रही थी। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वैश्वीकरण के दौरान, ठीक है, 1815 से 1914 तक, यानी कि ये वही समय है जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से जो उस समय यूरोप में अर्थव्यवस्था चल रही थी, उस समय हमने जाना था कि किस तरह से युद्ध चल रहे थे। ठीक है, किस तरह से लोग आजादी के लिए नारे लगा रहे थे, किस तरह से लोग अपने राजाओं से लड़ रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। ठीक है, 1815 तक की कहानी हमने फ्रांस की पढ़ी थी। उसके बाद हमने भारत देखा, सेकंड चैप्टर में भारत के बारे में पढ़ा कि उस समय भारत में इस सारी टाइम पर क्या हो चल रहा था। तो देखो, हम ये जो पूरी बुक पढ़ रहे हैं ना, ये बुक हम कब से कब तक की पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं 17, ठीक है, 18 और 19। ठीक है, तो हम कौन कौन सी शताब्दी पढ़ रहे हैं? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और हम 20वीं शताब्दी के बारे में पढ़ रहे हैं। इन तीनों शताब्दी से रिलेटेड है ये पूरी बुक। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, यही डेट है, इस तरह की है। तो हमने इस बुक में 3 पहलू देखे हैं। पहला पहलू हमने देखा कि यूरोप में उस समय किस तरह से समाजवाद में की होड़ लगी हुई थी, किस तरह से समाजवाद पूरे यूरोप में फैला। ठीक है, फिर हमने देखा इसी टाइम में, ठीक है, इन्हीं तीनों शताब्दियों में हमने देखा कि हमारी भारत की उस समय क्या हालत थी। हमने सेकंड चैप्टर में देखा। अब हम ये थर्ड चैप्टर में देख रहे हैं कि इस टाइम में, ठीक है, इन तीनों शताब्दियों में वैश्वीकरण कैसे फैल रहा था। ठीक है, अब हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि वैश्वीकरण की वजह से अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी देश के लोगों के पास पैसा आना। ठीक है, दिन पे दिन पैसा आता रहेगा तो क्या होती रहेगी? अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी, लोग समृद्ध होते रहेंगे। अर्थव्यवस्था घटने और बढ़ने का मतलब यही है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है तो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ठीक है, मतलब पहले वो लोग सूखी रोटी खा रहे थे, अब सब्जी से खा रहे हैं, फिर सलाद भी चल रहा है, बाद में रायता भी चल रहा है। तो दिन पे दिन क्या हो रहा है? उनका खान पीन अच्छा होता जा रहा है, उनका रहन सहन
अच्छा होता जा रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे अर्थव्यवस्था का बढ़ना। तो अब हम इस पार्ट में ये देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्थाएं कैसे बढ़ रही थी और ये जो अर्थव्यवस्थाएं थी इनको वैश्वीकरण कैसे हेल्प कर रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्री यानी कि जो विचार विमर्श करते हैं किसी भी राष्ट्र के लेन देन यानी पैसे से रिलेटेड। ठीक है, तो अर्थशास्त्री सोच रहे थे या अर्थशास्त्रियों ने लिखा है कि 3 तरह के प्रवाह होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, कोई भी जो देश है पैसे वाला हो या गरीब हो तो उसमें 3 तरह के पहलू होते हैं। पहला होता है व्यापार, ठीक है, दूसरा होता है श्रम और तीसरा होता है पूंजी। देखो ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। किसी देश में अगर व्यापार बढ़ेगा तो उसके लिए क्या चाहिए कि श्रम की जरूरत चाहिए, कि श्रम माने मजदूर। ठीक है भाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही है तो मजदूरों की भी तो जरूरत होगी ना। कोई तो ऐसा चीज होगी जहां पर कोई चीज बनाएंगे तो उसमें मजदूर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और पूंजी भी कहां पर ज्यादा मिलेगी, जहां पर व्यापार हो रहा होगा। तो ये तीनों आपस में संबंधित है। तो जहां पर जिन जिन देशों में उद्योगीकरण पहले हुआ उन देशों की अर्थव्यवस्था एकदम से सरपट भागने लगी, यानी कि लोग और ज्यादा अमीर होते गए। ठीक है, ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी कभी इन कारकों के मौजूद संबंध भी टूट भी जाते हैं। उदाहरण के लिए वस्तुओं या पूंजियों की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्राय ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थी। ठीक है, तो सामान आ रहे हैं जा रहे हैं एक दूसरे देशों के तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उन पर इतने ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं थे क्योंकि यूरोप वालों को लग रहा था कच्चे माल की जो सप्लाई चल रही थी उस समय। देखो यूरोप में कोई फसल तो होती नहीं है, आपको पता ही है, कर्क रेखा से ऊपर है, पूरा की पूरा बर्फ वाला माहौल रहता है। मतलब 6 महीने तो यहाँ बर्फ पड़ती ही है ना, तो पूरा की पूरा बर्फ वाला माहौल सा रहता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी फसलें होती नहीं है। फसलें कहाँ होती हैं, अफ्रीका में, ठीक है, एशिया में, दक्षिण एशिया में मेनली, भारत में, पाकिस्तान में, इसमें अरब कंट्रीज में, और दक्षिण अमेरिका में। तो यूरोप के लोग क्या कर रहे थे कि दूसरे देशों से कच्चा माल मंगा रहे थे और अपने यहाँ बना रहे थे उनको फैक्ट्रियों में और फिर बेच रहे थे। ठीक है, जैसे बिस्किट वगैरह बना के पहले यहाँ से गेहूं ले गए, फिर बिस्किट बना के और फिर इन्हीं देशों में बेच दिया, है ना। तो सारा मुनाफा किसको मिल रहा था, यूरोप को मिल रहा था। तो यूरोप माल पर तो बंदिशें नहीं लगा रहा था, उन पर तो शर्त वगैरह नहीं लगा रहा था, लेकिन यहाँ से जो मजदूर जा रहे थे, ठीक है, काम करने, 8th क्लास के एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था कि शायद 9th क्लास की में पढ़ाया कि अफ्रीका, जो यूरोप के लोग हैं, अफ्रीका के लोगों को वो बनाते थे, बंधक बनाते थे या फिर एग्रीमेंट पर ले जाते थे और इन सारे जगहों पर काम करवाते थे। बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार करते थे और काम करवा के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते थे। ठीक है, दास प्रथा के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो इस तरह की बंदिशें थी और सबसे ज्यादा बंदिशें किस पे थी, श्रमिकों पे थी, क्योंकि उनको ले तो जाते थे ये लोग अपने देश में, ठीक है, काम करवाने के लिए तो ले जाते थे इधर उधर यूरोप के लोग, लेकिन इनको आने नहीं देते थे वापस। ठीक है, एग्रीमेंट पहले करवा के ले जाते थे कि 10 महीने का नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक आपको वहीं रहना है, और कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी। बेचारे अनपढ़ लोग थे, इंग्लिश जानते नहीं थे, तो उनके साथ कैसे भी करके बेईमानी कर लेते थे और बहुत ज्यादा उनको पैसे भी नहीं दिए इन लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, अर्थव्यवस्थाएं कैसे बनने लगी। तो कैसे बनने लगी, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई 18वीं शताब्दी में। ठीक है, हम बात करें ब्रिटेन के बारे में लिखा है तो 1750 के आसपास, ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य में विश्व की अर्थव्यवस्था का सबसे पहले बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया था, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगा लिए थे और उनसे ही उसने व्यापार आरंभ कर लिया था। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, ब्रिटेन ने की थी। बाद में 1800 प्लस में, यानी कि 19वीं शताब्दी के लगभग पूरे यूरोप में ये उद्योग क्रांति फैली और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से पूरी दुनिया ने सफर किया। ठीक है, पूरी दुनिया में औपनिवेशवाद फैला। ठीक है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे दक्षिण अमेरिका हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो और चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। मतलब इन छोटे से बैगनी लोगों ने पूरी दुनिया का जीना दुश्वार कर दिया। ठीक है, आज आपको लगता है कि अंग्रेज ज्यादा है दुनिया में, अंग्रेज ज्यादा नहीं है, ये सारे के सारे यूरोप वाले हैं। और इन्होंने क्या किया है, अभी आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे ये बहुत विस्तार से। जब ये दूसरे महाद्वीपों में जाते थे ना, तो वहां के लोग इनको भगाते थे, तो ये क्या करते थे, उनको मार देते थे। ठीक है, और उनके ऊपर चेचक फैला देते थे। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना कि क्या करते थे, चेचक की बीमारी फैला दी उनमें, अनेक बीमारी फैला दी, और उस जब लोग मर जाएंगे जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, जब एक तरफ से लोग मर जाएंगे जगह खाली हो जाएगी और ये आराम से फिर वहां खेती करते थे। इतने बुरे लोग हैं यूरोप के। ऐसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया। ऑस्ट्रेलिया की जो जनजातियां थी वो यहाँ पर, ठीक है, इस पूरे एरिया में क्या करती थी,
वो इस पूरे एरिया में खेती करती थी। इनको इतनी बुरी तरह से नरसंहार कराया है इनका, इतनी बुरी तरह से इनको मारा है, ठीक है, इतनी बुरी तरह से इनको काट काट दिया है लोगों को कि 1-1.5 लाख संख्या रह गई है बस इस जनजाति के लोगों की, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। और सारे के सारे आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज रहते नहीं, अंग्रेजों ने कब्जाया है, ठीक है। बस ये है कि हमने जल्दी से आंखें खोल ली, हमने जल्दी से अंग्रेजों को भगा दिया, नहीं तो आधी से ज्यादा आबादी अंग्रेजों की दिखाई देती आज भारत में भी, है ना। आते ही रहते और हमको मारते रहते, तो हमारी आबादी हो जाती कम और उनकी हो जाती ज्यादा। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। जो हाल अब भारत में हो रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ रही है। अब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है जिसकी आबादी सबसे अधिक है, ठीक है। चाइना पीछे और हम लोग क्या है, आगे हैं, अब नंबर 1 पर है। उसी तरह से उस समय इंग्लैंड में चल रहा था। अब लोग बढ़ गए तो खाने की दिक्कत हो गई, क्योंकि इंग्लैंड में कुछ उगता तो है नहीं, ठीक है। इंग्लैंड एक बहुत छोटा सा द्वीप है, ठीक है, ये वाला द्वीप है, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, बहुत छोटा सा ये वाला द्वीप है इंग्लैंड, ठीक है, ये इतना सा इंग्लैंड है। तो यहाँ पर कुछ उगता नहीं है ज्यादा, अब जनसंख्या बढ़ रही है ज्यादा, तो फिर वहाँ खाने पीने की कमी बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादकों की मांग भी बढ़ने लगी, कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। कृषि उत्पाद से मतलब है गेहूं से बनी चीजें, मक्का से बनी चीजें, है ना, चावल से बनी चीजें महंगी होने लगी, यानी खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी होने लगी, क्योंकि कृषि से जो भी चीज उत्पादन हो रहा है वो ज्यादातर हम खाने पीने में उसका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर बंदिशें लगा दी। आयात का मतलब होता है किसी भी देश से सामान को खरीदना, ठीक है। तो उस समय इंग्लैंड की के जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, बड़े बड़े किसान थे, उन्होंने बोला कि भाई आप मक्का को बाहर से मत खरीदो, ठीक है, तो अपने ही देश की मक्का का यूज करो, मक्का को बाहर से मत खरीदो। का सेंस ये है कि उस समय भोजन की कमी चल रही थी इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड की सरकार क्या कर रही थी, दूसरे दूसरे देशों से मक्का मंगा रही थी, ठीक है। अब देखो बाहर से क्यों मंगानी पड़ती है, मान लो किसी भी देश को चलाने के लिए, उसको खाने पीने के लिए 100 क्विंटल मक्का की आवश्यकता है, कितने क्विंटल, 100 क्विंटल, लेकिन वहां उगाया जा रहा है केवल 50 क्विंटल, ठीक है। अब 50 क्विंटल चाहिए कितना, 100 क्विंटल, उगाया कितना जा रहा है, 50 क्विंटल, तो 50 क्विंटल की कमी है, ठीक है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करती हैं सरकारें, ताकि ये जो किसान हैं अपनी पैदा को ज्यादा महंगा ना बिके, ठीक है। अब इनको पता है कि हर आदमी को खाने की जरूरत है, ठीक है, तो अनाज तो हर आदमी खरीदेगा, चाहे कितना भी महंगा मिले, और सुख सुविधाओं को मैं वो काट लेगा, ठीक है, लेकिन अनाज तो सबको चाहिए। तो इन्होंने इंग्लैंड की जो सरकार थी वो क्या कर रही थी कि ये जो 100 क्विंटल की पूर्ति करने के लिए वो 50 क्विंटल बाहर से मंगा रही थी। और बाहर से कहाँ से मंगा रही थी, यहाँ से मंगा रही होगी, भारत से मंगा रही होगी, इस यहाँ पर जो भी कृषि से रिलेटेड देश हैं जो कृषि करते हैं उन सब से मंगा रही होगी, अफ्रीका से मंगा रही होगी, ठीक है। तो इन सारी जगह से मंगा रही थी। तो जब सारी जगह से मंगाया जा रहा था तो क्या हो रहा था, इंग्लैंड में ये जो किसान थे उनको कम मुनाफा हो रहा था, ठीक है। पहले मान लो ये यहाँ पर जो गेहूं है, अब गेहूं की कमी है तो कितने रुपए किलो मिल रहा है, 100 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है। बाद में सरकार ने सोचा कि हम बाहर से मंगा लेते हैं और सस्ता मिल जाएगा, तो बाहर से कितने रुपए आ रहा है, 60 या 70 रुपए किलो आ रहा है, ठीक है। तो 40 रुपए का नुकसान इंग्लैंड के लोगों को होगा, ठीक है। तो इंग्लैंड के जो बड़े बड़े किसान थे उन्होंने बोला कि बाहर से मत मंगाओ, आयात मान ले बाहर से खरीदना अनाज, ठीक है। तो इंग्लैंड के लोगों ने बोला कि बाहर से मत मंगाओ और अपने देश में ही रहने दो। तो इसके लिए उन्होंने कानून बनाया, उस कानून का नाम था, जिस कानून के सहारे सरकार ने यह कानून पाबंदी लागू की थी, उन्हें हम कॉर्न लॉ कहा जाता है। कॉर्न माने मक्का, ठीक है, लॉ माने अधिनियम, ठीक है। तो कॉर्न लॉ यानी मक्का का कानून, ठीक है। तो मैं बार बार गेहूं बोल गई क्योंकि गेहूं की आदत पड़ी हुई है बोलने की, हमारे देश में गेहूं ज्यादा खाते हैं, लेकिन ये जो पूरा की पूरा झगड़ा चल रहा था ये मक्का के ऊपर चल रहा था, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने नियम लगा दिया कि भाई अब हम किसी भी देश से आयात नहीं करेंगे, मतलब बाहर से हम नहीं खरीदेंगे। खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बंदिशों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दे। यानी कि उद्योगपति परेशान हो गए कि किसान हमें इतना महंगा बेच रहे हैं, ठीक है, फिर हम उसका कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे पॉपकॉर्न बनाएंगे, कोई कचरी बनाएंगे, कोई चिप्स बनाएंगे, या फिर हम उसका मैगी बना रहे हैं, कुछ भी चीज बना रहे हैं, ठीक है, बिस्किट बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, अब हम उसको बेचेंगे तो वो बहुत महंगा हो रहा है, तो लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया और शहर के लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया कि आप क्या करो, ये लॉ वापस लो और विदेश से थोड़ा थोड़ा अनाज मंगाओ, ठीक है, ताकि भुखमरी ना फैले। कॉर्न लॉ के नष्ट हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा, ठीक है। मान लो अब वहां पर तो कुछ उगता नहीं था क्योंकि ठंडे प्रदेश थे, तो यहाँ पर 1 क्विंटल चावल उगाने का मतलब 1 क्विंटल यहाँ पर अगर मक्का उगाई जा रही है, ठीक है, हम मक्का ही बोलेंगे क्योंकि मक्का के ऊपर लड़ाई हुई थी,
तो 1 क्विंटल मक्का उगाने में मान लो यहाँ पर लग रहे हैं 4,000 रुपए, ठीक है। और 1 क्विंटल मक्का अगर भारत से ये लोग मंगा रहे थे तो वो 2,000 रुपए में ही पड़ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि बाहर से मंगाना शुरू कर दिया। अब वहां के किसानों की लागत ही 4,000 रुपए बैठ रही थी, तो वो 2,000 में कैसे बेच देंगे। तो क्या हुआ कि वहां के जो भूस्वामी थे, वहां के जो किसान थे, उनको घाटा होने लगा और उन्होंने वो खेती करना छोड़ दिया। वो बेरोजगार हो गया, रोजगार की तलाश में वो शहरों की ओर जाने लगे। शहरों में औद्योगिक क्रांति चली रही थी, तो उनको वहां थोड़ा थोड़ा काम मिल जाता था, कई बार काम नहीं मिलता था। तो वो क्या कर रहे थे कि ब्रिटेन के जो लोग थे, ठीक है, ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे, दूसरे दूसरे देशों में जाकर कृषि उगा रहे थे। अब ये बात पूरे यूरोप में फैल गई कि ब्रिटेन में खाने पीने की कमी है, आबादी ज्यादा है, तो पड़ोसी लोग तो फिराक में रहते हैं, कोई कमी मिल जाए तो हम उसको फायदा उठा लें। तो क्या हुआ, रूस ने और पूर्वी यूरोप के लोगों ने और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने और दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीन साफ करी गई, ठीक है। मतलब यूरोप के और सारे देशों ने क्या करा, अमेरिका की जगह साफ करी, ऑस्ट्रेलिया की जगह साफ करी और महाद्वीपों की जगह साफ करी और वहां पर अनाज उगाया, ठीक है। अब इसकी वजह से उपनिवेश की शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये लोग पहले क्या करने आए थे, खेती वगैरह करने आए थे, किसके लिए, यूरोप का पेट भरने के लिए। यूरोप का मतलब वहां के लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थी, इतना नहीं रहा था। तो ये क्या कर रहे थे, जगह जगह जाके खेत साफ करते थे, मतलब सॉरी जंगल साफ करते थे, उनको खेत बनाते थे। जंगल साफ करने का मतलब है जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनको काट के फिर वहां पर खेती करने लग जाना जमीन पर, ठीक है। तो उनको साफ करके वहां पर खेती करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे पहले वो खेती कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, फिर बाद में उनको लालच आने लगा और जगह और जगह और जगह, तो फिर वो वहां के स्थानीय लोगों को मारने लगे और बाद में वहां शासन करने लगे, ठीक है। तो ऐसे ही उपनिवेश की शुरुआत हुई थी। अब देखो ये लोग कितने मजबूर हैं कि इस जहाज में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ठुस ठुस के जा रहे हैं और इनको एक आध दिन नहीं रहना है इसमें, इनको यहाँ पर महीने काटने हैं, ठीक है। महीनों में जाके दूसरे महाद्वीप में ये पहुंचेंगे, महीनों तक इन्हें काटना है, ऐसे इन्हें लटके झटके रहना है। फिर वहां जाकर ये जमीनों को साफ करेंगे और वहां पर खेती करेंगे, वहां पर अपना कोई रोजगार ढूंढेंगे। कितने मजबूर थे ये उस समय यूरोप के लोग, और इन्होंने इससे भी ज्यादा गलत किया। देखो इनके साथ गलत हो रहा था कि इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। और ये दूसरे देशों में खाना जुटाने के लिए, नौकरी के लिए दूसरे दूसरे देशों में जा रहे थे। लेकिन ये वहां जाकर क्या कर रहे थे, वहां जाकर क्या कर रहे थे, उपनिवेश कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। देखो अभी मैं आपको आगे इसी मैं बताऊंगी कि इन्होंने क्या किया। यहाँ पर बहुत सारी जनजाति के लोग रहते थे जिनको बोलते थे रेड इंडियन, ठीक है। इन्होंने इन यहाँ के लोगों को इतना मारा है, इतना काटा है, ठीक है, इतना ज्यादा मारा है उनको कि बहुत कम लोग बचे, और जो बच गए उनको मजबूर कर दिया कि वो रॉकी पर्वत पर जाकर रहें, ठीक है। मतलब यहाँ से ढकेलते हुए उनको यहाँ तक पहुंचा दिया, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। ऐसे अफ्रीका की जनजातियों के साथ किया, हमने पिछले 9th क्लास में पढ़ा था कि अफ्रीका की जो जनजातियां थी किस तरह से इन्होंने वहां पर उनके जंगल छीने, फिर उन पर पाबंदियां लगा दी, बाद में उनके मवेशी छीन लिए, सब कुछ छीन लिया और उनको मजबूर कर दिया कि उन अंग्रेजों के खेतों में काम करें, ठीक है, बंधुआ मजदूर के रूप में उनके बागानों में काम करें। वही हाल इन्होंने भारत में किया था, जनजातीय लोगों को बहुत परेशान किया था। तो देखो ये खुद परेशान थे और काम की तलाश में गए थे, और बाद में क्या किया, इन्होंने बाकी के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान की आप हेल्प कर रहे हो, अपने घर में उसको लेके आ रहे हो, तो सोच समझ कर लेके आना चाहिए, क्योंकि पहले तो वो हाथ जोड़कर आपके घर में घुस जाता है और बाद में फिर वो कुछ दिन बाद अपने अधिकार मांगने लगता है, ठीक है। फिर बाद में क्या करने लगता है, उसको चाहिए अपने अधिकार। जैसे हमारे देश में भी ये हो रहा है। कैसे हो रहा है कि पहले रोहिंग्या आए हमारे देश में, ठीक है, म्यांमार से भागकर। पहले तो उन्होंने हाथ जोड़कर बोला कि भाई हमें यहाँ रहने दो, खाने पीने दो, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश से कुछ लोग भागकर आए, कुछ लोग श्रीलंका से आए, कुछ लोग पाकिस्तान से आए, ठीक है। पाकिस्तान से तो हिसाब से ज्यादा ही आ गए वो, ठीक है। तो सारी जगह से ये लोग भाग भाग कर कहाँ आ गए, भारत आ गए। और बाद में अब ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सारी जगह से भाग कर आए हैं और अब क्या कर रहे हैं, अब इनको भारत में जगह चाहिए रहने के लिए, अब इनको रोजगार चाहिए, ठीक है। पहले इनको रोजगार चाहिए था, अब ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि अब हमें आरक्षण चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम भारत के लोगों से थोड़े पिछड़े हुए हैं, ठीक है ये घुसपैठिया, है ये शरणार्थी, लेकिन अब ये अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। अब इनको राशन कार्ड चाहिए, अब इनको आरक्षण चाहिए, अब इनको हमारे हक की नौकरियां चाहिए, ठीक है। ये वही लोग हैं जो पहले आए थे, है ना। तो कुछ लोग चाइना से भी भाग कर आए थे, कुछ लोग, मतलब जो भी जनजाति के लोग हैं आसपास के, वो पहले शरणार्थियों के रूप में भारत आए। अब उनको भारत में वो सारी सुविधाएं चाहिए जो हमारे और आपके पास है। अब उनको भारत में जमीन चाहिए रहने के लिए, अब उनको भारत में नौकरियां चाहिए, सारी चीजें चाहिए, ठीक है। अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे लोग मिले ऐसे कि जो सरकारी नौकरियां भी कर रहे थे भारत में। अब भारत के लोगों को सरकारी नौकरी है नहीं, लेकिन देखो पाकिस्तान से आकर उन्होंने इतना सिस्टम फैला लिया कि अपनी सरकारी नौकरी भी लगवा ली,
ठीक है। तो यही चीज यूरोप वालों ने हमारे पूरी दुनिया के साथ की थी, ना केवल हमारे साथ, पूरी दुनिया के साथ की थी कि खाने की तलाश में वो दूसरे दूसरे देशों में गए जॉब करने के लिए, और बाद में क्या किया, वहां पर रहने लगे, फिर अपने अधिकारों की बात करने लगे, फिर वहां पर शासन करने लगे, फिर उन्हीं लोगों को मारने लगे, ठीक है, और अपने आप को सही बताने लगे, ठीक है। तो इसलिए कभी भी किसी की मदद हिसाब से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ये बाहर का आदमी है, उसको उसी नजर से देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, खेती के लिए जमीन को साफ कर देना काफी नहीं था, खेती हर इलाकों में को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे लाइन की जरूरत थी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि जमीन साफ कर ली, उस पर खेती कर ली, अब वो माल यूरोप पहुंचाना है, तो यूरोप कैसे पहुंचाएंगे, पहले रेलवे लाइन बिछाई गई, ठीक है, माल ढोने के लिए, ताकि माल कहाँ तक आए, बंदरगाह तक आए। जैसे मान लो कि यहाँ पर खेती करी जा रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में खेती करी जा रही है, अब मध्य प्रदेश से ये सामान कहाँ आना है, बंबई आना है, और बंबई से लोड होकर कहाँ जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जा रहा था ना सामान। तो जो रेल लाइन बिछाई गई वो पैसेंजर के लिए नहीं बिछाई गई थी, वो लोगों के इधर से उधर जाने के लिए नहीं बिछाई गई थी। जो अंग्रेज थे वो हम पर मेहरबानी नहीं कर रहे थे कि हमारे लिए रेल चलवाई, उन्होंने अपना सामान ढोने के लिए रेल चलवाई थी, बाद में लोग बैठने लगे उसमें तो उन्होंने लोगों के लिए रेल बना दी, ठीक है। चीजें धीरे धीरे हुई, लेकिन करी इन्होंने अपने फायदे के लिए थी। ज्यादा तादाद में माल ढोने के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना, जैसे गोदी का मतलब है बॉगी बोलते हैं, या हम डब्बा बोल सकते हैं रेल के, वो, ठीक है, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी जरूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी, इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्र से पूंजी आने लगी, ठीक है। लंदन क्यों हेल्प कर रहा था, लंदन कौन था, इंग्लैंड की राजधानी, क्यों हेल्प कर रहा था कि ये बाद में यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे और सारा पैसा कहाँ आएगा, इंग्लैंड में आएगा, ठीक है। बाद में हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ ना कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर शासन कर रही थी, बाद में कौन शासन करने लगा, 1857 के बाद वहां की रानी शासन करने लगी, उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि तुम पर भारत नहीं संभाल रहा, हम संभालेंगे, तुम हटो और हम शासन करेंगे। फिर 100 साल महारानी ने शासन किया, ठीक है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को लाकर बसाया गया, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। श्रम यानी कि मजदूरों को लाया जा रहा था, उन खेतों में काम करवाया जा रहा था या बागानों में काम करवाया जा रहा था। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, ठीक है। कहाँ के, यूरोप के, ठीक है। कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में घर बार छोड़कर दूर दूर देशों में जाकर बसने लगे। 15 करोड़ लोग, और ये सारे के सारे कौन थे, ये सारे के सारे यूरोप वाले ही थे। देखो कितने मजबूर लाचार लोग हैं, ये आपको दिख रहा है, जहाज के इंतजार में है सारे के सारे, और फिर बाद में जाकर इन्होंने उनके देश में पहले हाथ जोड़कर उनके देश में घुस गए कुछ खाने पीने के लिए, बाद में इन्होंने उन पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया, और बाद में उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। और ना केवल ऐसा भारत में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है। जबकि अगर आप इतिहास को खंगालें तो भारत में ये चीजें कम हुई हैं, बाकी देशों में ज्यादा हुई हैं, क्योंकि भारत के लोग थोड़े पढ़े लिखे थे पहले से ही, ठीक है। पहले से ही हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का चलन ज्यादा था, तो पढ़े लिखे थे, तो ये हमारे ऊपर शासन करना थोड़ा मुश्किल था इनका, ठीक है। जनजातियों के साथ तो बहुत अत्याचार किया है, नो डाउट, ठीक है, बहुत ज्यादा अत्याचार किया है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले हमारे ऊपर कम अत्याचार हुआ, क्योंकि थोड़ी बहुत समझ हमारे पास थी, ठीक है। बिल्कुल अनपढ़ नहीं थे, कुछ चीजों को समझते थे यहाँ के लोग, ठीक है। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटना के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह और पारिस्थितिकीय और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे, ठीक है। अब जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, तो वैसे वैसे क्या हो रहा था, वैसे वैसे अर्थव्यवस्थाएं भी बढ़ रही थी। तो मालदार कौन होते जा रहे थे, यूरोप के लोग, और गरीब कौन होते जा रहे थे, पूरी दुनिया के लोग, ठीक है। क्योंकि संसाधन किसके थे, कृषि किसकी थी, पूरी दुनिया की, और यूज कौन कर रहा है, यूरोप के लोग, ठीक है। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, अब वह काम ऐसे औद्योगिक मजदूरों को करने लगे थे जो संभवतः हाल में वहां आए थे। मतलब जो लोग कृषि करने गए थे वहां पर, अब वो क्या हो गए, बागानों के मालिक हो गए, और वो क्या करने लगे, वो दूसरे दूसरे महाद्वीपों से, जैसे अफ्रीका महाद्वीप से लेके गए इधर, वहां पर काम करवाया, यहाँ से कुछ मजदूर उठाए, इधर काम करवाया उनसे, मतलब दूसरे दूसरे देशों में काम करवा रहे थे। वही लोग जो अब पहले जहाज में गए थे, वही लोग क्या कर रहे थे, दूसरे दूसरे लोगों से अब काम करवा रहे थे, खुद क्या बन गए थे, मालिक बन गए थे। खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जा रहा था, रेल का नेटवर्क इस काम के लिए बिछाया गया था, ठीक है। पानी के जहाज से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जा रहा था, है ना। पहले देखो ट्रेन वगैरह नहीं थी, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं थी, बहुत कम चलती थी, और ट्रक तो थे ही नहीं, और हेलीकॉप्टर थे नहीं, तो पानी के जहाज से ही सामान एक दूसरे के महाद्वीपों में जाता था। और आज भी अगर मैं कहूँ 90% जो सामान है वो पानी के रास्ते ही दूसरे दूसरे देशों में जाकर बेचा जाता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि एरोप्लेन में बैठा के उस सामान को ले जाते होंगे, नहीं, वो तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है।
पानी के रास्ते जाता है, क्योंकि पानी का जो रास्ता है ना वो सस्ता पड़ता है। इन जहाजों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था, क्योंकि ये अनपढ़ थे लोग, तो इनको यहाँ से ले जाते थे एग्रीमेंट करके, और वहां पर उनको बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। छुट्टी नहीं मिलती थी, पैसे भी बहुत कम मिलते थे, और सुविधाएं ना के बराबर थी। ठीक है, बस कागजों में ही होती थी, जमीनी तौर पर उनको इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इसी तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। तो इस तरह के जो चीजें थी वो हमारे पंजाब में भी हुई थी। यहाँ क्या किया था ब्रिटिश ने, यानी कि इंग्लैंड के लोगों ने, भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया था, ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। ठीक है, तो पंजाब में पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था है, आज भी पंजाब में बहुत कम भूमि पर बहुत ज्यादा अनाज उगाया जाता है। उसकी वजह क्या है कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत करी थी कि यहाँ पर पानी का जाल बिछा दो, यानी कि नहरों का जाल बिछा दो, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, अपने इंग्लैंड ले जाएंगे। उनकी बस्तियों को कैनाल या कॉलोनी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन तो सिर्फ उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी ही कहानियां कपास की भी है। ठीक है, और कुछ ऐसी कहानियां रबड़ की भी है। ऐसा नहीं है कि केवल वो खाने की तलाश में ही थे, वो सारे संसाधन निकाल के ले गए पूरी दुनिया से। ठीक है, पूरी दुनिया से सोना निकाल के ले गए, चांदी निकाल के ले गए, पीतल निकाल के ले गए, जो उनके हाथ लगा वो सब निकालकर वो कहाँ पहुंचा रहे थे, यूरोप पहुंचा रहे थे। ठीक है, और ऐसे ही जबरन खेती कपास की कराई गई, अलग अलग देशों में रबड़ की कराई गई, और हमारे देश में तो नील की भी कराई गई, है ना, क्योंकि नील का पौधा हमारे यहाँ अच्छे किस्म का पाया जाता था, और यहाँ पर नील विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया भी था। तो ये सारी चीजें इसमें लिखा है कि प्राथमिक उत्पादकों यानी गेहूं, कपास जैसे कृषि उत्पादन तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। यानी कि लोग यहाँ से जो यूरोप के लोग थे वो प्राथमिक उत्पादकों को ले जा रहे हैं। प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं जो कृषि से रिलेटेड होते हैं, जैसे गेहूं है, कपास है, मतलब कोई भी तरह का अनाज, दाल, इन सबको, सब्जी को, फल को, इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, फिर इनको प्रोसेस करके जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनको हम द्वितीय बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तकनीकी की क्या भूमिका रही वैश्वीकरण में, किस तरह से हेल्प कर रहा था वैश्वीकरण को तकनीकी, है ना। अब आप समझ पा रहे हैं ना कि वैश्वीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई। इतनी अच्छी शुरुआत नहीं हुई जितना अच्छा आप सोच रहे हो, बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ है, बहुत लोगों की जाने गई हैं, इसमें लिखा भी नहीं है इतना, उससे कहीं ज्यादा। ठीक है, किताबों में, समाचारों में बहुत कम चीजें दिखाई जाती हैं, जमीनी स्तर पर चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए किसी भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत हुई है तो इतने लोग मारे गए, किसी महामारी में, किसी बीमारी में, किसी दंगे में, किसी लड़ाई में, किसी युद्ध में, उससे कहीं ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ठीक है, आंकड़े बहुत कम दिखाई देते हैं टीवी पर, है ना, बहुत सारी चीजें टीवी पर आती भी नहीं है, समाचारों में भी नहीं आती है। तो तकनीकी की क्या भूमिका रही वैश्वीकरण में, किस तरह से तकनीकी जो है वो हेल्प कर रही थी, आइए देखते हैं। देखिए, रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके बिना 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तनों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, यानी कि इन सब की वजह से ही परिवर्तन आ रहे थे। किसके? रेल की वजह से, भाप के जो जहाज के इंजन चल रहे थे, पानी के जो जहाज के इंजन चल रहे थे उनकी वजह से, सॉरी, भाप के जो इंजन चल रहे थे यानी रेल वगैरह के, उसकी वजह से, और टेलीग्राफ की वजह से जो परिवर्तन आ रहे थे, उसकी मेन वजह यही थी। ठीक है, उनके बिना 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तनों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर वो मान लो अनाज उगा लेते तो लेके कैसे जाते, उसके लिए तो उन्हें रेल की जरूरत थी। अगर रेल का विस्तार ही नहीं होता तो वो अनाज इतना बड़ी मात्रा में ले नहीं जा पाते अपने देश। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन संसाधनों में भी सुधार किए गए। ठीक है, तो औपनिवेशीकरण के कारण, यानी कि औपनिवेश क्या था कि गलत तरीके से दूसरे देशों पर शासन करना और उनके संसाधनों को अपने देश में ले जाना। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में उन्होंने औपनिवेशीकरण के साथ साथ उन्होंने यातायात साधन भी सुधारे। क्यों सुधारे? क्योंकि उनको अपने देश में माल ले जाना था। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी देश का विकास करना चाहते थे, नहीं, उनको ये सारा जो माल है वो अपने देश में ले जाना था। ले जाने का एक ही तरीका है कि भाई पहले आप रोड वगैरह बनाओ, ठीक है, यातायात अच्छा करो, तेज चलने वाली गाड़ियां बनाई गई, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोत का आकार बढ़ा दिया गया, और किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, ये सारे डेवलपमेंट क्यों हो रहे थे? अपने फायदे के लिए हो रहे थे। अब देखो, एक मांस का इतिहास है। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। यानी कि पहले, अगर हम 1870 से पहले की बात करें तो अमेरिका से यूरोप को
मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, का मतलब है कि अमेरिका से यूरोप में मांस नहीं बेचा जाता था। ठीक है, अब क्या होने लगा बाद में, 1870 के बाद क्या होने लगा, उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, उन्हें यूरोप में लाकर काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफर में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था, वह खाने के लायक नहीं होते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। ठीक है, दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादकों की मांग और उत्पाद भी कम रहता था। नई तकनीकी के आ जाने से यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज में रेफ्रिजरेटर की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को लंबे समय तक यात्रा में ले जाया जा सकता था। ठीक है, इस पैरा के कहने का मतलब ये है कि 1870 से पहले क्या होता था, अमेरिका से जानवरों को ले जाया जाता था, किसमें, जहाज में बिठाकर। देखो ये जानवर बैठे हुए हैं, इन सब जानवरों को ले जाया जा रहा है जहाज में बिठाकर, और ले जाकर वहां पर क्या काम होएगा, वहां पर ले जाकर इनको काट के और मांस खा लेंगे इनका। ठीक है, ये होता था पहले 1870 से पहले। 1870 के बाद क्या होने लगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो क्या होने लगा, इन जानवरों को अमेरिका में ही मारते थे। ठीक है, अमेरिका में मारते थे और इनको काटकर इनका मांस इसमें से निकाल लेते थे और मांस को बड़े बड़े फ्रीजरों में रखकर यूरोप में जाकर बेच देते थे, और ये लंबे समय तक खराब नहीं होता था फ्रीजर की वजह से। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा सदुपयोग किया है इन लोगों ने। यूरोप वाले लोग इतने बुरे हैं कि ना केवल इन्होंने इंसानों को मारा, पेड़ों को काटा, बहुत बड़ी संख्या में जंगल जो साफ हुए हैं पूरी दुनिया में, वो यूरोप वालों ने ही करे, पूरी दुनिया के जंगल साफ। ठीक है, जंगल साफ करने से पेट नहीं भरा तो आदमी मारने लगे, आदमियों से भी इनका मन नहीं भरा तो फिर इन्होंने पूरी दुनिया के जानवर मारे हैं। ठीक है, अपने देश में ले जाकर उनका मांस खाया है। तो अगर पूरी दुनिया में कोई सबसे बेकार महाद्वीप हम कहें तो यूरोप है। ठीक है, यूरोप से बुरा महाद्वीप कोई नहीं है। इन्होंने जितना अत्याचार किया है उतना अत्याचार शायद ही किसी ने किया होगा। ठीक है, आज वो हिदायत देते हैं कि जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए, मानव संसाधनों का इस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, बच्चों के ये करना चाहिए, इंजेक्शन लगवाने चाहिए। आज वो मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं, पहले उन्होंने इतनी बुरी तरह से सारे देशों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा है जानबूझकर। ठीक है, अब वो न्याय के देवता बन के बैठे हैं वहां यूएनओ में। अब वो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा सहनशील कोई नहीं है, हमसे ज्यादा भाईचारा निभाने वाला कोई नहीं है। वो वाली आपने कहावत सुनी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बिल्कुल सेम यही कहानी है यूरोप वालों की। ठीक है, इतने अच्छे नहीं है, आपको लगता है कि फॉरेन में जाएंगे तो बहुत मजे हैं, ये है, वो सब नहीं है। किसी किसी का तुक्का ठीक ठाक लग रहा है, मैं नहीं कह सकती। ज्यादातर लोग जो यहाँ से जाते हैं आज भी उनका पहले शोषण ही होता है। ठीक है, उनको फायदा नहीं मिल पाता उन सुविधाओं का, उनके बच्चे लेते हैं उसका फायदा। ठीक है, उनका पूरा जीवन संघर्ष में ही रह जाता है। वो हो सकता है वो यहाँ आकर ये दिखाएं कि हम वहाँ बहुत मजे में रह रहे हैं, मजे में नहीं रह रहे हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लम में रह रहे हैं और तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम में रह रहे हैं। बस उन्हें ये उम्मीद रहती है कि उनका जो कुछ हुआ उनके बच्चे आगे अच्छे पढ़ जाएंगे, वहाँ अच्छे स्कूल है, ये सब है, ये सुविधा मिल जाएंगी। लेकिन वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो यूएसए में रह रही है, उसके हस्बैंड इंजीनियर है, तो वो वहां पर रह रही है अपने हस्बैंड के साथ। वो बता रही थी कि हम लोग एक कमरे में गुजर कर रहे हैं और अच्छी खासी जॉब है वहां पर, लगभग 2 लाख रुपए महीने उसके हस्बैंड की जॉब है, उसके बाद भी वो एक कमरे में गुजर कर रही है। ठीक है, और वो कह रही थी कि हम जब भी इंडिया आते हैं हम बहुत सारा सामान, दवाई गोली वगैरह यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ सारा कुछ बहुत महंगा है ना। और वो कह रही थी कि अगर हम सारा पैसे खर्च कर लेंगे तो बच नहीं पाएगा, भविष्य में हमारा यहाँ पर घर भी नहीं हो पाएगा, तो पूरी जिंदगी उनकी जोड़ने में ही जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि जो विदेश में जॉब कर रहे हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं भाई, उनको ये सारी चीज स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं आज भी, लेकिन वो लोग अच्छा अच्छा करके दिखाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि यूपी बिहार के लोग जो रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो गांव में जाकर ऐसे थोड़ी ना बताएंगे कि हमारे ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है वहाँ दिल्ली में, हमको रहने को जगह नहीं है, हम एक कमरे में गुजर कर रहे हैं, अच्छा पानी नहीं है, क्योंकि पानी हम खरीदेंगे, जितने पैसे का पानी खरीदेंगे उतना ही हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वो बताते नहीं है कभी भी जाकर। तो आप किसी भी व्यक्ति को जो बाहर जॉब कर रहा है उसको देखकर ये मत सोचा करो कि ये बहुत मजे में, वो बहुत दुखी है। ठीक है, पर हर बात हर किसी से कहने की नहीं होती। अगर वो आपसे कहेगा कि वो 4 साल से वहां दुखी है, तो आप क्या करेंगे, आप मजाक ही बनाएंगे, उसको हंसेंगे ही ना कि इससे अच्छा तो हम ही है, तेरे से अच्छा तो हम ही रहे। तो इसलिए लोग अपनी सच्चाइयों को नहीं बताते हैं। ठीक है, उनके साथ भी मजबूरी होती है। नेक्स्ट इसमें दिया है, इसके बाद तो जानवरों की यात्रा से पहले ही उन्हें मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों
की वजह उनका मांस ही यूरोप में भेजे जाने लगा। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। कौन सी टेक्नोलॉजी? रेफ्रिजरेटर की वजह से। ठीक है, इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाले खर्च में कमी आई, क्योंकि भाई बड़ा जानवर तो बहुत ज्यादा जगह घेरेगा और उसका मांस अगर काट के रखेंगे तो कम जगह घेरेगा, तो क्या हुआ कि खर्च भी कम होने लगा, यूरोप के गरीबों को ज्यादा मात्रा में ये मांस वगैरह मिलने लगा। पहले उनको सिर्फ आलू मिलते थे, फिर ब्रेड भी मिलने लगी, अब तो उनको मांस भी मिलने लगा, तो वो हट्टे कट्टे नौजवान हो गए खा पी के, और फिर वो हमारे ऊपर ही आंख दिखाने लगी। ठीक है, आंख दिखाने लगे मतलब औपनिवेश करने लगी। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवाद मंसूबों को समर्थन मिला। ठीक है, साम्राज्यवाद क्या है कि अपने देश का विस्तार करो, ठीक है, अपने देश को बढ़ाओ, और क्या करो? अपने देश को बढ़ाओ और दूसरों पर अत्याचार करो। जब अपने देश को बढ़ाओगे तो जिस देश की सीमाओं को अपने देश में लेके आओगे उनके ऊपर तो अत्याचार ही है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं 19वीं शताब्दी के आखिर में उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद कैसे पनप रहा था, चरम पर पहुंच गया था कब? 19वीं शताब्दी के अंत में। 19वीं शताब्दी का मतलब है लगभग 1890 के आसपास की बात है ये। ठीक है, 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलती व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया में यह शाही पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का परिणाम यह हुआ कि दुनिया में बहुत सारे भागों में स्वतंत्र आजीविका के संसाधन छीन लिए गए। ठीक है, स्वतंत्र आजीविका का मतलब है कि वहां लोग आराम से रह रहे थे तो उनकी स्वतंत्रता छीन ली किसने? यूरोप वाले लोगों ने। वहां पर शासन करने लगे, उन पर बहुत सारे अधिनियम लगा दिए कि भाई तुम जंगल से लकड़ी नहीं ले सकते हो, तुम जंगल में अपने मवेशी नहीं चला सकते हो, इतने से ज्यादा मवेशी तुम नहीं रख सकते हो, इतनी गाय रखोगे, इतनी भैंस रखोगे, सब चीज के नियम बना दिए, यानी कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली जिन जिन देशों में ये शासन करने जा रहे थे। ठीक है, आजीविका छीन ली उनसे, जंगल छीन लिए उनके, मवेशी छीन लिए, तो क्या होगा? वो बेचारे घर से बाहर हो गए, है ना। फिर वो काम की तलाश में दूसरे दूसरे देशों में भागने लगे, काम कहीं काम मिल जाए, बागानों में काम करने लगे, फैक्ट्रियों में काम करने लगे, यहाँ तक कि उसकी लोहे की और कोयले की खानों में काम करने लगे। अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे थे, उनको मजबूर किया जा रहा था। जब उनकी जमीन छीन ली, आजीविका छीन ली ना, जमीन आजीविका मतलब काम, ठीक है, वह काम जिससे उन्हें पैसे मिल रहा है, उनका घर का खर्च चल रहा है। जब किसी व्यक्ति से तुम काम छीन लोगे तो वो क्या करेगा? काम की तलाश में दूसरी जगह जाएगा। तो इस तरह से अत्याचार हुआ है लोगों के साथ खूब। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोप की विजयों से बहुत सारी कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और परिस्थिति परिवर्तन आए और उपनिवेश समाजों में विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। ठीक है, इस तरह से विश्व की अर्थव्यवस्थाएं बन रही थी, और मैं मेनली कहूँ तो विश्व की अर्थव्यवस्था नहीं बन रही थी, ये यूरोप की अर्थव्यवस्था बन रही थी। ठीक है, अब कोई अंग्रेजों के खानदान का इस वीडियो को देख रहा होगा, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो हिंदी में वीडियो देखेगा, अंग्रेजों के खानदान का तो अंग्रेजी में ही वीडियो देखेगा, मैं तो हिंदी में पढ़ा रही हूँ। अगर कोई अंग्रेजों के खानदान का देख रहा होगा तो भाई अनसब्सक्राइब करके अब तक चला गया होगा कि ये तो हमारी पीछे पड़ गई है मैडम नहा धो के और यूरोप वालों की बुराई करी जा रही है। देखो मैं मेरी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना यूरोप से, ना किसी धर्म से, ना किसी समुदाय से, ना किसी जाति से। जो एनसीईआरटी में लिखा है, जितना लिखा है मैं आपको उतना ही बता रही हूँ, उतना ही लिखा है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं खुद भी, ये सारी चीजें इसमें लिखी है। ठीक है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से भी आज तक मेरी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा किसी से कोई मन मुटाव नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो मैं बता रही हूँ, और ये मेरा धर्म है क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो टीचर का ये धर्म है कि जो चीज वास्तविक है, जो सही है, वो उसको बतानी चाहिए। आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ, देखो अफ्रीका के मानचित्र के बारे में दे रखा है कि आप वहाँ पाएंगे कि क्या है कि वहाँ पर वहाँ के कुछ देशों की सीमा तो बिल्कुल सीधी लकीरों जैसी है, मानो उन्हें फुट्टे पर रखकर खींचा गया है। दुर्भाग्यवश यही हुआ है कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदियों यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रयास किए, इस तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन यानी जर्मनी में मीटिंग हुई। ठीक है, यूरोप के ताकतवर देशों की जर्मनी में, यानी बर्लिन एक जर्मनी का शहर है, बर्लिन में मीटिंग हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इस तरह की लकीरें खींची गई और उनको आपस में बांट लिया गया। ठीक है, अब हम इसको एक और मैप के जरिए देखेंगे, इसमें इतना ज्यादा क्लियर दिया नहीं है। ठीक है, जिसमें क्लियर दिया है हम उसमें देखेंगे। एक मिनट, दूसरा मैप देख लेते हैं जिसमें क्लियर हो। देखो इसमें भी धुंधला है, इसमें भी धुंधला है, चलो इसी धुंधले में देख लेते हैं। तो देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप और ऊपर क्या है? ये है पूरा यूरोप। ठीक है, एक मिनट, कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अच्छे से दिखेगा। ये है आपका यूरोप ऊपर वाला। ठीक है, ये क्या है? यूरोप। और नीचे वाला क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। तो उस समय यूरोप में, यूरोप के जो लोग थे, यूरोप के लोग मतलब फ्रांस, यानी कि फ्रांस के लोग, इंग्लैंड के लोग, जर्मनी के लोग, रूस के लोग, ये सब लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ पर खेतों को साफ कर रहे थे
और जंगलों को साफ कर देते और यहाँ पर खेती करवा देते लोगों से। ठीक है, अब एक समय ऐसा आया कि सबने अपनी अपनी जगह घेर ली, है ना। अब इन लोगों में आपस में लड़ाई होने लगी कि भाई ये यहाँ की जमीन तो हमने साफ करी है, हम खेती करेंगे, यहाँ की जमीन हमने साफ करी है, हम खेती करेंगे। तो जब इन लोगों में ज्यादा लड़ाई होने लगी तो एक मीटिंग बैठाई गई बर्लिन में, यानी कि जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में ये डिसाइड हुआ कि कौन सा किसका शासन में आएगा। ठीक है, तो ये जो बंटवारा किया है, ये जो बंटवारा हुआ है, ये इन लोगों ने नहीं किया, ये अफ्रीका के लोगों ने नहीं किया, ये किन्होंने करा है? अंग्रेजों ने करा है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस तरह से फुट्टा रखकर नाप लिया कि भाई ये तो हमारा हो गया, ये वाला लीबिया वाला ये तुम्हारा हो गया, इजिप्ट वाला किसी और का हो गया, है ना। बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है, ऐसे थोड़ी ना होती है। अब अपने प्रदेश में देखो, अपने प्रदेश देखो भारत के, तो भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल है क्या सीधे सीधे? तो ये पूरी की पूरी सीधे के सीधे ये जो ब्लॉक से बनाए गए हैं, ये किसने बनाए? ये यूरोप वाले लोगों ने बनाए। क्यों बनाए? अपने फायदे के लिए। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल में बनाया गया है यहाँ पर एक। तो इन लोगों में जब लड़ाई हो रही थी तो बंटवारे के तौर पर इन्होंने फुट्टा रखकर पूरी की पूरी जमीन को नाप लिया, और इन बेचारे अफ्रीकियों को इस बारे में पता भी नहीं है कि उनको ही बांटा जा रहा है। ठीक है, और जनजाति के लोगों को एक दूसरे के जंगलों में घुसने से मना कर दिया जाता था, और इंग्लैंड वाले कहते थे तुम हमारी तरफ मत आओ, जर्मनी वाले कहते थे तुम हमारी तरफ मत आओ, उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, जनजातीय फिर लोगों को बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए भूख की वजह से। अब देखो पाकिस्तान का बंटवारा भी तो इन्होंने ऐसे किया है, देखो ऐसे ऐसे किया, सीधा सीधा बंटवारा करा है। अफगानिस्तान को भी इन्होंने ही बांटा है, ये सब यही बांट के गए अंग्रेज। ठीक है, देखो ये अफगानिस्तान को ऐसे बांटा है, ये तीन जा तो नहीं सीधी सीधी लाइन है, ये किसने करा है? ये इन्होंने करा है। ठीक है, और क्यों करा? अपने फायदे के लिए करा है। जाते जाते कुछ मुस्लिमों को भड़का गए, सबकी मैं नहीं कह सकती, आज भी बहुत सारे मुस्लिम हमारे देश में रह रहे हैं और भाईचारे की तरह रह रहे हैं। और देखो उस समय भी, जिस समय आजादी हुई थी, जो सही बात है मैं वो आपको बता दूं कि सारे मुसलमान इस पक्ष में नहीं थे कि पाकिस्तान अलग बनाया जाए। ठीक है, ज्यादातर मुसलमान चाहते थे कि पूरा भारत एक रहे। ठीक है, मुस्लिम भी साथ में रहेंगे और हिंदू भी साथ में रहेंगे, सब कुछ साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, भाईचारे से रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही थी, उन्होंने पाकिस्तान अलग मांग लिया, है ना। कुछ मुसलमानों को, ठीक है, 30-40% मुसलमानों को दिक्कत हो रही थी, उन्होंने पाकिस्तान अलग मांग लिया। अलग मांग लिया तो देख लो उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है अपने पाकिस्तान की कि हमारे यहाँ फ्री में राशन बट रहा है। ठीक है, आप जाओ थैला लेके और अपने राशन कार्ड में जितना आपका राशन बनता है लेके आ जाओ, और उनके यहाँ पैसे लेके जाओ तब भी उनको राशन नहीं मिल रहा। तो उन्होंने इतनी तरक्की करी और हमने इतनी तरक्की करी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि में कर ली थी। ठीक है, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा वृद्धि कर ली थी, किसने? ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। और हमारे यहाँ भी यही हुआ था कि लड़ाई हुई थी फ्रांसीसियों से इंग्लैंड की, तो हमारे यहाँ भी ना केवल इंग्लैंड वाले शासन करने आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, डच भी आए थे, है ना, पुर्तगाली भी आए थे, तो सारे के सारे आए थे। और हमने सबको मार के नहीं भगाया, सबको मार के किसने भगाया? इंग्लैंड वालों ने। इंग्लैंड वाले बोले भाई इंडिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो हम शासन करेंगे, तो पहले एक एक करके इन्होंने सबको भगाया है, पहले फ्रांस को, पुर्तगालियों को, इन सबको भगाया है, और बाद में फिर हमने ब्रिटेन वालों को भगा दिया। ठीक है, तो हमें सबसे मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट है इसमें बेल्जियम और जर्मनी नई उपनिवेश ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी उपनिवेश ताकत बन गया था। आइए देखते हैं कि उपनिवेश से औपनिवेशिक समाजों की आर्थिक स्थिति और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। ठीक है, क्या असर पड़ा था कि भाई जो वहां पर लोग रह रहे थे, ठीक है, जिनका उपनिवेश किया जा रहा था, उनकी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। देखो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये जो लाइन में खींच रही हूँ ना, यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप टूट रहा है। ठीक है, दरार पड़ती जा रही है दिन पे दिन और गहरी पड़ती जा रही है, और ये टूट कर कहाँ मिल जाएगा? एक दिन मतलब लाखों साल बाद। ठीक है, ये ऐसे प्लेट टूट रही है। ठीक है, ये पूरी प्लेट टूट कर कहाँ मिल जाएगी? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाद में ये भारत से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये पूरा भूभाग कहाँ से जुड़ जाएगा? भारत से जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, और आपकी जिंदगी में नहीं होगा ये, कम से कम अब इसको हजारों साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। धीरे धीरे चलती हैं। ठीक है, ये जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं इतनी धीरे होती हैं कि आपको महसूस ही नहीं होता है कि ये सब हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ऐसे टूट रही है प्लेट। हर साल दरार जो है वो बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी करके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो ये जो पोस्टर दिए होते हैं, ये जो कहानियां दी होती हैं, ये आपके पढ़ने का काम है, और आप प्लीज पूरी ईमानदारी से पढ़ा करो। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग के बारे में। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग क्या था और किस तरह से ये हेल्प कर रहा था? ये जो महामारी थी इसने मदद करी किसकी? यूरोप वाले लोगों की। ठीक है, तो मदद कैसे करी कि जब ये महामारी फैली अफ्रीका महाद्वीप में,
तो वहां के जानवर मरने लगे, तो वहां के लोगों के पास कुछ काम नहीं था, तो फिर वो मजबूर हो गए कि जो यूरोप की फैक्ट्रियां थी, जो यूरोप के बागान थे, उनमें काम करने के लिए। ठीक है, वही ये कहानी है। अब वो हम देखते हैं कि किस तरह से महामारी एक अच्छा साधन बन गई किसका, यूरोप वाले लोगों का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, देखो जैसे कोरोना आया तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ज्यादातर लोगों का, लेकिन डॉक्टरों का कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका तो और फायदा हुआ। ठीक है, जो दुकानदार थे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, जो परचून की दुकान करते, जो राशन बेचते थे, क्योंकि डेली यूज की चीज तो सब खरीद ही रहे थे, नहाने का साबुन सब खरीदेंगे, चाय पत्ती सब खरीदेंगे, चीनी सब खरीदेंगे, नमक मिर्च सब खरीदेंगे, तो उन्होंने और ज्यादा ब्लैक में बेचा। ठीक है, फल फ्रूट वालों को कोई ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उनके फल और महंगे बिक रहे थे, क्योंकि बीमारियां फैल रही थी तो फल की जरूरत पड़ रही थी, ऊपर से गाँव से फल आ नहीं पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सबको नुकसान नहीं हुआ। नारियल पानी जो आज आपको 60 रुपए में मिल जाएगा, वो नारियल पानी 120 रुपए तक बिक गया। ठीक है, तो जब जिसका टाइम आता है तो कोई नहीं चुकता है, सबने खूब पैसे कमाए लॉकडाउन के दौरान, बहुत सारे लोग बहुत अमीर भी बन गए, जो मेडिकल विभाग से जुड़े हैं कोई भी, वो सब बहुत अमीर बन गए, और कोरोना उनके लिए एक वरदान की तरह काम करा। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि ऑनलाइन जो पढ़ाई का सिस्टम है वो भी लॉकडाउन से ही आया है। ठीक है, ये जो आपको वीडियो देखकर पढ़ने की आदत हुई है, ये भी लॉकडाउन से ही आई है। तो हर चीज में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। अफ्रीका के लिए तो ये महामारी थी, लेकिन जो इंग्लैंड वाले लोग थे, जो यूरोप वाले लोग थे, उनके लिए एक वरदान साबित हुई। कैसे हुई वो हम इस पैरा में देखेंगे। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं थी, जबकि वहां की आबादी बहुत कम थी। ठीक है, आबादी तो कम थी लेकिन जमीन की कमी नहीं थी। क्यों नहीं थी, देखिए मैं दिखाती हूँ। अफ्रीका जो महाद्वीप है वो भगवान ने इतनी अच्छी जगह पर बना रखा है, इतनी अच्छी जगह पर स्टे कर रखा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब देखो तीनों रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, यानी कि सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर इस पर सीधी पड़ती है महाद्वीप के किसी न किसी अक्षांश पर। ठीक है, तो यहाँ पर बारिश खूब मात्रा में होती है, बारिश अच्छी खासी होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी उपजाऊ रहेगी, मिट्टी उपजाऊ रहेगी तो खेती आराम से होगी। ठीक है, तो फसल उगाओ, अपने मवेशियों को पालो, घी दूध की भी कमी नहीं रहेगी, खाने पीने की भी कमी नहीं रहेगी, और जीवन में चाहिए क्या, बाकी तो सब मोह माया है कि बेड चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, मेन चीज क्या चाहिए, खाने पीने का सामान ही चाहिए होता है, तो वो भरपूर था। और अफ्रीका में लोग बहुत ज्यादा नहीं थे। ठीक है, हिसाब से थे। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाजी जमीन और पालतू पशुओं के सहारे चल रही थी। ठीक है, यानी कि वो खेती करते थे और पशुओं को पालते थे, आराम से मस्त खाना खाते थे और सोते थे। वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलन था ही नहीं, एक दूसरे की नौकरी वोकरी का सिस्टम नहीं था वहाँ। ठीक है, वो प्रकृति पर निर्भर थे और प्रकृति के हिसाब से आराम से रह रहे थे, पानी वानी की भी कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन से पैसे से खरीदा जा सके। ठीक है, मतलब मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा बिकती नहीं थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, सबके घर घी भी है, दूध भी है ना, सबके घर सारी चीजें हैं, और मिर्च मसाले वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं थे, तो उनको मार्केट की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू जानवर होते तो उनकी जगह जगह वहां कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह बात समझ नहीं आती कि वेतन के लिए काम करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब आपको घर पे ही कोई काम दिया जा रहा है और सैलरी, आपको खाने पीने की व्यवस्था पूरी है, तो आप क्यों जाओगे किसी के घर काम करने जब तो जाते हैं जब आपको पैसे की जरूरत है, संसाधनों की जरूरत है ना, तो उनको जरूरत ही नहीं थी। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकत अफ्रीका के विशाल भूभाग और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुए, यानी कि यूरोप की नजर पड़ी कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं और बहुत बढ़िया है यहाँ का हिसाब किताब, मौसम अच्छा रहता है, बारिश वारिश होती है, पानी वानी मिलता है, सब कुछ बढ़िया है। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर खनिजों के भंडार है, तो इस पर किसकी नजर पड़ गई, यूरोप वालों की नजर पड़ गई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागान खेती करने और खादानों का दोहन करना चाहते थे ताकि वहां वापस वो यूरोप ले जा सके इन सारी चीजों को। ठीक है, लेकिन वहां ऐसी समस्या पेश की गई जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है, वहां के लोग तनख्वाह पर काम करना ही नहीं चाहते थे। अब खदानों को खोदें, ठीक है, यानी कि खुदाई करें, वहां से कोयला निकालें, वहां से सोना निकालें, वहां से अन्य चीजों को निकालें, तो उसके लिए मजदूर चाहिए। अब मजदूर है ही नहीं। ठीक है, अफ्रीका के लोग कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है नौकरी करने की, हमारा तो काम चल रहा है आराम से। अब खेती जंगल तो उन्होंने साफ कर लिए, उसमें खेती पे काम करने के लिए कोई आदमी चाहिए। अब वो लोग मना करें, भाई हम नहीं करें, तुम्हारे खेतों में हम काम क्यों करेंगे, हमारा काम आराम से चल रहा है। उन्हें जरूरत ही नहीं थी पैसे की, तो वो लोग काम करना ही नहीं चाहते थे। अब यूरोप वाले और परेशान, मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोकने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथगंडे अपनाए, मतलब बहुत सारे तरीके इस तरह के अपनाए गए कि ताकि ये जो लोग हैं वो अंग्रेजों की
के यहाँ नौकरी करें, ठीक है, और वो नौकरी करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी पैसे की। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, मतलब टैक्स लगा दिए गए उन पर, जिसका भुगतान केवल वो तभी कर सकते थे जब वो उनके यहाँ मजदूरी करते, ठीक है, किसके यहाँ, अंग्रेजों के यहाँ, है ना। नेक्स्ट है, जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो, यानी कि उन पर टैक्स लगा दिए कि भाई अब तुम यहाँ खेती जब करोगे जब हमें टैक्स दोगे, और टैक्स पटाने के लिए उनको क्या करना पड़ता, काम करना पड़ता, क्योंकि उनका तो रोज का खाने का, रोज का कमाने का था पैसा, ना वो संग्रह करते था, ना उनको जरूरत थी पैसा संग्रह करने की, ठीक है, वो जोड़ने वाला सिस्टम उनके यहाँ था ही नहीं, ठीक है, रोज खाओ रोज कमाओ मस्त रहो प्रकृति की गोद में, ठीक है। काश्तकारों को उनकी जमीनों से हटाने के लिए अधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था की गई कि अब परिवार के केवल एक सदस्य को ही पैतृक जमीन मिलेगी, यानी कि अगर बाप की संपत्ति है तो केवल एक बच्चे को मिलेगी, बाकी के 3 बच्चे क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। जैसे हमारे यहाँ इन्होंने क्या किया था, जैसे झांसी की रानी की आपने सबने कहानी सुनी होगी, इन्होंने बोला था कि जो बच्चा रानी के गर्भ से पैदा होगा केवल वही राजा बन सकता है, ना तो राजा का भाई राजा बन सकता है, ना उसका भतीजा, ना खानदान का कोई आदमी नहीं बन सकता, ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो भी जो जब रानी के गर्भ से पैदा हुआ हो। लेकिन रानी का बच्चा मर गया था तो रानी ने क्या किया था, एक बच्चे को गोद ले लिया था। बाद में अंग्रेजों ने बोल दिया था कि भाई राजा की मृत्यु हो गई, अब ये जो पुत्र है तुम्हारा ये तुमने गोद लिया तो ये वाला नहीं माना जाएगा, इसलिए अब ये झांसी हमें सौंप दो। तो झांसी की रानी ने बोला था कि जब तक मैं जीवित रहूंगी मैं अपनी झांसी तुम्हें नहीं दूंगी, और पूरी लड़ाई लड़ी उन्होंने, और बाद में वो वीर गति को प्राप्त हो गई, ठीक है, यानी कि वो शहीद हो गई अपनी झांसी के लिए। उसी तरह से इन्होंने इन लोगों को पहले मजबूर किया था और क्या कहा था कि भाई बाप की संपत्ति जो है वो सब बच्चों को नहीं मिलेगी, केवल एक बच्चे को मिलेगी, और बाकी बच्चे क्या करेंगे, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करेंगे। मतलब कितना गलत, कितना गलत, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी परे इन्होंने दुर्व्यवहार किया है लोगों के साथ, ठीक है, कितना गलत है। अब बच्चे आपस में ही लड़ते रहते होंगे कि पिता ना जाने किसको अपनी संपत्ति दे, ठीक है। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजारों में ढकेलने का प्रयास किया गया। खान कर्मियों को बाढ़ों में बंद कर दिया गया, यानी कि जो खान में काम करते थे ना, एक बार जो उनके चंगुल में फंस जाता था उसको वापस नहीं आने देते थे वो, ठीक है, उसको क्या करते थे, नजरबंद करके, मतलब पाबंदी रखते थे कि घूमने फिरने भी वो खुलेआम घूम फिर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कभी ऐसा ना हो ये भाग जाए, है ना। उनको रखने के लिए आपने वो, अगर किसी ने वो मूवी देखी होगी, शायद लड़कों ने तो देखी होगी, वो कौन सी थी जो पिछले साल आई थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, रॉकी उसका हीरो था, केजीएफ, हाँ हाँ हाँ, केजीएफ मूवी में दिखाया है ना कि वो कैसे खदानों में काम करते थे, सोने की खान में कैसे काम करते थे, उनके हाथ पैर बंधे होते थे और उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता था, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, मतलब बिल्कुल वही वाला सीन कर रखा था, कहाँ, अफ्रीका के लोगों के साथ, ठीक है, जो खदानों में काम करते थे। और न केवल अफ्रीका में, भारत में भी यही था, ठीक है, भारत में भी यही था। पहले जनजाति के लोगों से उनके मवेशी, पहले उनके जंगल छीने, फिर उनके मवेशी छीने, उनके मवेशी मार दिए गए, फिर बाद में क्या हुआ, उनसे कही कि चलो भाई नौकरी करने चलो, फिर नौकरी करने के लिए वो गए असम में, चाय की खेती करने गए, और झारखंड की बहुत सारी खदानों में काम करने गए, और वो कभी वापस नहीं आए, वो ऐसे ही मर जाते थे वहां बेचारे बिना संसाधन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अफ्रीका में रिंडल पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सेना, इतावली यानी इटली के लोग, ठीक है, ये भी तो उसमें ही आता है ना, इतावली जो उसकी भाषा है इटली की, ठीक है, तो पहले इटली के लोगों को इतावली बोला जाता था, तो ये किस में आता है, ये भी यूरोप में ही आता है। का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे, ठीक है, यह बीमारी ब्रिटिश अधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी, ठीक है, कहाँ पहुंची थी, अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीपों में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरी की पूरी अफ्रीका में फैल गई, ठीक है। 5 साल के बाद ये केप अफ्रीका का धुर दक्षिण हिस्से तक पहुंच गई थी। रिंडल पोस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% जानवरों को मार दिया था, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। पहले ये जो बीमारी थी ये एशिया से कहाँ पहुंची, एशिया कौन सा है, ये पीला वाला एशिया है, एशिया से कहाँ पहुंची, अफ्रीका में, ठीक है, पूर्वी छोर पर, ठीक है, और धीरे धीरे अगले 5 सालों में ये बीमारी यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। केप कहाँ है, केप यहाँ है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गई, यानी कि पूरे अफ्रीका में फैल गई थी, और इससे 90% जो गाय भैंस भेड़ बकरी थे वो सारे मर गए थे, ठीक है। पशुओं को खत्म हो जाने से तो अफ्रीकों की रोजी रोटी के संसाधन ही खत्म हो गए थे। अपनी सत्ता को और मजबूत करना और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिक और खान मालिकों और औपनिवेश सरकारों ने बचे कुचे
पशुओं को भी अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि जो थोड़े बहुत पशु बच गए थे वो भी अपने कब्जे में ले लिया कि इनसे सारे पशु छीन लोगे, इनका काम छिन जाएगा तो फिर ये हमारे यहाँ काम करेंगे। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बनाने के लिए बेहतर मौका हाथ लग गया था। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ कि पूरा की पूरा अफ्रीका यूरोप की जद में आ गया। ठीक है, यानी कि यूरोप के कब्जे में आ गया। ठीक है, 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भाग पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और कहानियां देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है इसमें भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। ठीक है, किस तरह से भारत से ये एग्रीमेंट करके ले जाते थे। गिलमटिया का मतलब है जो पहले हमारे भारत के जो लोग थे वो कुछ लोग जो थे वो अनपढ़ थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे। ठीक है, अनपढ़ कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो संस्कृत में पढ़ना लिखना जानते थे, हिंदी में पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन इंग्लिश नहीं जानते थे। तो इंग्लिश नहीं जानते थे इसलिए वो एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे। वो क्या बोलते थे, एग्रीमेंट को गिलमिटिया बोलते थे। ठीक है, तो क्या बोलते थे, गिलमिटिया बोलते थे, एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे। तो भारत से अनुबंधित यानी कि गिलमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्ट में भी वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरे लोगों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। यानी कि कुछ लोगों के लिए अच्छी थी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बुरी थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि पैसे आएंगे, बाहर जॉब करने जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के हाथ केवल गरीबी लगी, उनका उत्पीड़न हुआ। ठीक है, उनका वहां जाके शोषण किया गया। आज भी हो रहा है। ठीक है, आज भी बहुत सारे द्वीपों पर काम करने के लिए हमारे यहाँ से मजदूर जाते हैं। अरब कंट्रीज में हमारे यहाँ के मजदूर जाते हैं, साउथ इंडिया के जाते हैं। ठीक है, और वहां पर क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट करके ले जाते हैं, 2-4 साल वहाँ एग्रीमेंट से ले जाते हैं। अब उनके घर का कोई मर जाए, वो वहां पर मर जाए, कुछ हो जाए, कोई आता पता नहीं है। ठीक है, दुर्भाग्यवश वो उनको वहां कुछ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो उनका कोई इलाज भी नहीं होता, उनको यहाँ आने भी नहीं देते, क्योंकि भाई एग्रीमेंट पर लेके गए ना, तो एग्रीमेंट जब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो आ नहीं सकते यहाँ। ठीक है, तो उनके साथ वहाँ बहुत दुष्व्यवहार होता है। साउथ इंडिया की कई सारी मूवियों में ऐसा दिखाया भी गया है। ठीक है, 1-2 मूवी मैंने देखी है। मैं देखो मूवी ना कभी पूरी पूरी नहीं देख पाती हूँ। ठीक है, ऐसे बच्चे खोल के बैठे हैं, थोड़ा बहुत देख लिया 10-15 मिनट, तो मुझे मूवियों के नाम इसलिए याद नहीं होते हैं। ठीक है, और मुझे आपको जानकर हैरानी होगी, मुझे 10-15 एक्टर भी ऐसे नहीं है जिनके मुझे नाम याद है। ठीक है, तो मैं मूवियाँ बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन अगर बच्चे देख रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, 10-15 मिनट खाना खाते समय या कुछ बात वगैरह कर रहे हैं या कुछ और कर रही हूँ तो तब मैं देख लेती हूँ। तो इसलिए मुझे मूवियों के नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने किसी मूवी में ऐसा देखा था। ठीक है, 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़कों व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंध श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम करेगा तो ही वह स्वदेश लौट सकता है। ठीक है, कई लोगों को जाने से पहले ये पता भी नहीं होता था कि एग्रीमेंट में लिखा क्या है। ठीक है, उनको बहका दिया कि भाई 2-4 महीने में ही तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, तुम चलो, और वहां जाके पता चल रहा है कि एग्रीमेंट पे 5 साल लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट तो इंग्लिश में होते थे। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं था कि एग्रीमेंट में लिखा क्या है। उनसे सिग्नेचर करा लेते थे और बाद में बोलते थे कि 5 साल से पहले हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने यहाँ पर सिग्नेचर करे। अब वो बेचारे वहां तड़पते रहते थे, परेशान रहते थे। होता था, पहले ज्यादा होता था, अब कम होता है, लेकिन अब भी होता है ये सारी चीजें। ठीक है, साउथ के बहुत सारे लोग हैं, बिहार के बहुत सारे लोग हैं, जो झारखंड के बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में नौकरी करने जाते हैं एग्रीमेंट पर, और 2-3 साल के लिए उनको ले जाया जाता है। ठीक है, एक गाना, एक भजन में भी ये चीज दिखाई गई है। ठीक है, कि वो एग्रीमेंट पर, खाटू श्याम जी का एक भजन है, उसमें दिखाया गया है कि एग्रीमेंट पर वहां पर ले जाते हैं और फिर बाद में उसको आना होता है अपने देश, तो वो आने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है, वही मैं बोल रही थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य भारत या मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। ठीक है, आज भी जाते हैं। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। कुटीर उद्योग यानी कि छोटे छोटे व्यापार खत्म हो रहे थे। किसकी वजह से खत्म हो रहे थे? उनकी वजह से, यूरोप वालों की वजह से, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, सस्ता खरीदते थे, बनाते थे और यहाँ पर फिर बेचते थे। तो वो अपनी अच्छी चीज, उनके पास टेक्नोलॉजी थी ना, तो वो ज्यादा अच्छा बना के यहाँ पे बेच देते थे सस्ता माल, और हमारे यहाँ के लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनका कपड़ा सस्ता हो ही नहीं पाता था या उनका माल सस्ता नहीं हो पाता था। जैसे कि मैंने आपको स्वतंत्रता संग्राम में भी बताया कि पहले तो उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, बाद में फिर वो विदेशी कपड़े पहनने लगे, क्योंकि एक मजबूरी थी कि विदेश का जो कपड़ा था वो सस्ता था मार्केट में, और जो हमारे यहाँ का कपड़ा था वो महंगा था, क्योंकि वो हाथ से बनाया जा रहा था, जो विदेश से आ रहा था वो मशीन बना रही थी। ठीक है, इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन
तो ले लेते थे, लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्ज चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। ठीक है, किसको छोड़ने पड़े? ये जो मजदूर लोग थे उनको। ठीक है, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियन द्वीप समूह में ले जाया जाता था। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो गिरमिटिया मजदूर थे वो कौन कौन से देश में जाते थे, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट पर जो ले जाते थे भारतीय किसानों को या भारतीय मजदूरों को, वो कहाँ कहाँ ले जाकर काम कराया जाता था, तो आप बता देना ये कौन कौन से द्वीप है। त्रिनिदाद, गुयाना और सुरीनाम। ठीक है, आप इनको देखना मैप में कि ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, मॉरिशस, ये तो भारत के बिल्कुल नीचे की तरफ है, वह फिजी ले जाया जाता था और तमिल अप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। ठीक है, इन सारी जगह पर ये लोग जाकर वहाँ काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय के बागानों में भी ले जाकर काम करवाया जाता था, है ना। और असहयोग आंदोलन में आपने देखा था ना कि ये लोग, इन लोगों ने क्या किया था कि वहाँ का जो एग्रीमेंट था वो मानने से इनकार कर दिया था और भाग के आने लगे थे अपने गाँव में। ठीक है, और बाद में उनको पता चला कि असहयोग आंदोलन की वजह से ट्रेन वगैरह भी नहीं चल रही है, और बाद में अंग्रेजों ने फिर उनको काफी यातनाएं दी कि तुमने एग्रीमेंट कैसे तोड़ा। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट क्या करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था कि भाई इतने मजदूर भर्ती करोगे तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए अनुबंध को मान लेते थे। उनको लगता था कि गांव में ये अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम विदेश में जाके नौकरी करेंगे, कुछ पैसे लेके आएंगे तो हमारा घर परिवार अच्छा चलेगा। बाद में पता चलता था कि इससे अच्छा तो गांव में ही ठीक थे, यहाँ और भी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फंसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। मैं कह रही हूँ ना कि एग्रीमेंट में लिखा कुछ और होता था, एजेंट कुछ और बता देते थे, उनको अच्छा अच्छा बताते थे। लोग बेचारे समझ नहीं पाते थे इंग्लिश को, उनको लगता था हाँ चलो ठीक है कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ हालत सुधरेगी, और वो काम करने चले जाते थे। यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करते होंगे, मतलब वो बिल्डिंग बना रहे थे, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए ले जाते थे, वहां पर खेती करवाते थे, ये सारे काम थे। ठीक है, बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उनको अपहरण कर लेते थे, यानी कि किडनैप तक कर लेते थे। मतलब तुम्हें जाना ही है अनुबंध के तहत वहां खेती करने के लिए, चाहे राज्य से जाओ चाहे गैर राज्य से जाओ, क्योंकि उनको कमीशन मिल रही है ना, जितने मजदूर लेके आओगे उतने पैसे मिलेंगे। तो वो किडनैपिंग का काम भी करते थे। 19वीं सदी की इस अनुबंधित व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा के नाम से नाम दिया। ठीक है, बागानों में या कार्यस्थलों पर पहुंचने के बाद, देखो दास प्रथा का अंत किसने किया था। ठीक है, दास प्रथा का अंत इब्राहिम इब्राहिम लिंकन ने किया था, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये दास प्रथा चालू किसने करी? यूरोप ने चालू करी ना। बाद में यूरोप वाले कह रहे हैं हमने बंद कर दी, हमने लोगों के लिए नियम बनाए। अरे तुमने नियम क्या बनाए, बिगाड़ा ही सारा तुमने है ना। पहले चांटा मार दो फिर कहो कि इस रोते हुए बच्चे को चुप मैंने कराया है। अरे तो तुमने चांटे ही क्यों मारा, पहले पहले उसको रुलाया ही क्यों, पहले रुला रहे हो फिर चुप करा के अपना नाम करो कि हमने चुप कराया है। ठीक है, तो वही वाला हिसाब यूरोप वाले पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। ठीक है, बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसी हालत वहां की नहीं थी। वहां पर कुछ खाने को लिए नहीं है, कुछ ठीक ठाक चीजें नहीं है, और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सारा कुछ इसमें लिखा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते थे तो भारी सजा मिलती थी, मतलब जो अनुबंध तोड़ के भाग रहे हैं उनको सजा मिलती थी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट दिया है, और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के लिए नए रूप खोजे जाते थे। एक मिनट, ये रह गया। बहुतों ने तो अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों को सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति को नए रूप से खोज लिया। ठीक है, ठीक है, त्रिनिदाद में मोहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले के रूप में दे दिया गया। ठीक है, इस मेले में होसे यानी इमाम हुसैन के नाम पर बनाया जाता था ये मुहर्रम का त्योहार। ठीक है, इसमें सभी धर्म व नस्लों के मजदूर हिस्सा लिया करते थे। इस प्रकार की रास्ता रास्ताफारियानवाद नामक विद्रोही धर्म जैसे जैमिका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था। यानी कि जो ये गायक थे ये इन सारी चीजों को गा गा के बता रहे थे कि किस तरह से लोगों की हालत खराब है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय प्रवासियों और कैरेबियन द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी, ठीक है, चटनी म्यूजियम भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का उदाहरण है। मतलब इस म्यूजियम में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कितना बुरा हुआ भारतीय लोगों के साथ वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक संगम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे।
यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल रही थी। ठीक है, क्योंकि ये मजदूर जा रहे थे तो ये वहां अपने तौर तरीके से खाना वाना बनाते थे, तो वहां के लोगों को पसंद आता होगा, वहां के मजदूरों को, तो वो भी ऐसा खाना वाना बनाते होंगे। ठीक है, जैसे ये पूजा पाठ करते थे, भाई यहाँ से जो हिंदू जा रहे हैं वो पूजा पाठ करेंगे वहां पर। ठीक है, कैसे भी मूर्ति बनाएंगे मिट्टी की या कुछ भी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आदान प्रदान हो रही थी इन सबके जरिए। ठीक है, देखो इस पैरा से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। ज्यादातर अनुबंध, श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौट पाते थे, वो मर जाते थे, या फिर कई बार क्या होता था कि वो लौटना ही नहीं चाहते थे, कि उनको वहां की जो जलवायु थी वो समझ में आने लगी, वहां के लोग समझ में आने लगे, उनको समझ में आने लगा कि हम यहीं रह जाते हैं। ठीक है, और हम और अनुबंध पे काम कर लेते हैं। जैसे कोई आदमी गया, ठीक है, कोई आदमी 20 साल की उम्र में गया, अपने माँ बाप को भी साथ में ले गया, अब वो यहाँ के क्या करेगा कि ठीक है भाई यहीं शादी कर लेंगे, कोई मजदूर के कोई और मजदूर मिल जाएगा उस फीमेल, उससे शादी कर लेंगे, यहीं घर बसा लेंगे और वहीं रहने लग गए। ठीक है, आज जो बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको आपको सुनने में आता हुआ, ये भारतीय मूल के हैं, ये उपराष्ट्रपति बन गए, वहां के राष्ट्रपति बन गए, जैसे कमला हैरिस थी अमेरिका में। ठीक है, वो उपराष्ट्रपति थी। तो इस तरह के जो लोग हैं वो कैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, वो कैसे क्रिकेटर हैं, आप नाम देखोगे तो भारतीय है नाम से वो। ठीक है, अगर आप देखोगे तो है वो वहां के लोग, जैसे सुनीता विलियम है तो भारतीय मूल की, लेकिन वो अंतरिक्ष में गई। ठीक है, तो ये जो भारतीय मूल के लोग हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर कैसे पहुंच गए, वो ऐसे पहुंच गए कि यहाँ से जो एग्रीमेंट पर मजदूर गए थे वो फिर वापस नहीं आए, वो वहीं जाकर वहीं रहकर बस गए। ठीक है, वहीं उन्होंने आपस में शादी वादी कर ली, वहीं रहने लगे, उनको जगह मिल गई, काम मिल रहा था, सब कुछ अच्छा चलने लगा, उनका यहाँ आने का मन ही नहीं हुआ, तो वो वहीं बस गए। तो वहीं उन्होंने एक पीढ़ी उन्होंने संघर्ष करा, दूसरी पीढ़ी में उनके बच्चे पढ़ने लगे, तीसरी पीढ़ी में फिर वो वहां के अच्छे से नागरिक बन गए, और चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी बाद में वो शासन प्रशासन में भी आने लगी। ठीक है, अब देखो इसके प्रमाण क्या है वो देखते हैं हम। इस कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. न्यायपाल का नाम सुना है? आप में से बहुत कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जैसे शिवरैन चंद्रपाल या राम नरेश सरवन का नाम भी सुना होगा। ठीक है, ये जो लोग हैं ये भारतीय मूल के हैं, तो ये वहां कैसे पहुंचे होंगे, ये ऐसे पहुंचे होंगे, बाद में ये आए नहीं होंगे और कई पीढ़ियों के बाद इनका विकास हो गया होगा। जैसे बिल्कुल वही कहानी है, जैसे यूपी के या बिहार के लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, दिल्ली में पहले वो एक पीढ़ी छोटा मोटा काम देखते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, फिर उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन जाते हैं, फिर वो घर मकान खरीद लेते हैं, फिर वो हैं बिहार के, लेकिन अब उनके पास दिल्ली की नागरिकता भी है, उनके पास घर भी है, उनके पास सब कुछ है। ठीक है, देखो एक देश के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते ही हैं जॉब करने। अगर हम बात करें यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग इधर उधर भी काम करते हैं, तो सब लोग एक दूसरे जहाँ जिसको काम मिलता है वहां काम करते हैं, अपने खाने की तलाश में रहते हैं लोग। ठीक है, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके नाम वहां भारतीयों जैसे क्यों है? अब मैंने आपको बता ही दिया इसलिए है। अब ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, मुझे पता है आप लोग बोर हो गए होंगे, और क्या ही होना, तो वीडियो बंद करके चले भी गए होंगे, है ना। 20वीं सदी की शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। ठीक है, उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर थी। मतलब बहुत सारे लोग 20वीं सदी में ये पहचान पा रहे थे हमारे देश के जो समाज सुधारक थे कि ये चीज गलत है। ठीक है, मजदूरों को ऐसे अनुबंध पर नहीं जाना चाहिए, वहां जाकर उनके साथ गलत व्यवहार होता है। ठीक है, कैरेबियन द्वीप समूह में बेचे अल्पसंख्यकों की जीवन जीते हैं, मतलब वो वहाँ बहुत अच्छा जीवन नहीं जी रहे, इसलिए उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके खिलाफ वो अनुबंध लेके आए, बाद में ये सारी चीजें हुई। विदेश में भारतीय उद्यम, ठीक है, विदेश में भारतीयों की कंपनियां किस तरह से फल फूल रही थी, किस तरह से चीजें हो रही थी, वो सारी चीजें हम इस पैरा में पढ़ेंगे। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था। ठीक है, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता था, मतलब छोटे मोटे किसानों को पैसे कहाँ से मिलते थे? ठीक है, यह है यहाँ से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आए, यानी कि जो बड़े बड़े लोग थे वो तो लोन कहाँ से ले रहे थे? बैंकों से ले रहे थे, लेकिन किसान लोन कहाँ से लेंगे? वो महाजनों से और साहूकारों से ले रहे थे। ठीक है, साहूकारों की जो शुरुआत हुई वो इसी वैश्वीकरण की वजह से हुई। ठीक है, क्या आपने सिकरीपुर शॉप और नट्टू कोटाई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ठीक है, चेट्टियार कौन थे? वो बड़े किसान थे जो छोटे किसानों को लोन देते थे, यानी कि ऋण देते थे। ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से एक थे जो मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। इसके लिए वे या तो
वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यवसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप को भी विकसित किया था। ठीक है, किसने किया था? साहूकारों ने और महाजनों ने, है ना। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। और क्या हुआ, हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे निकल चुके थे। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े इम्पेरियम खोल लिए थे। ठीक है, इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षित स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। मतलब जो बंदरगाह होते थे ना, उन पर इन्होंने बड़ी बड़ी शॉप खोल रखी थी, किन्होंने? सिंधियाओं ने, है ना, जो अलग अलग देशों में जाते थे और वहां पर अपनी क्या खोल लेते थे, शॉप खोल लेते थे, और यहाँ से वहां सामान आना जाता था। ठीक है, पानी के रास्ते। और यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोत के आने से सैलानियों, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ने ही लगी थी वैश्वीकरण की वजह से। तो ये अपना अपना सामान बेचते थे। ठीक है, कौन? हैदराबाद के सिंधी व्यापारी, है ना। नेक्स्ट है भारतीय व्यापार। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। ठीक है, देखो पहले भी मैं एक बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मैंने 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी और बाद में पता चला कि आवाज ही नहीं आई उसमें, है ना। मेरे साथ ऐसे बहुत बार होता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। जब भी वीडियो लंबी होती है ना, उसमें आवाज नहीं आती। अब मुझे नहीं पता कि इसमें भी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। अब मेरा बोल बोल के सुबह से मुंह थक गया है। मतलब 1.5 घंटा मैं पहले बोल चुकी हूँ और अब बोल रही हूँ, लगातार स्पीड से बोल ही रही हूँ। आप लोग तो सुन रहे हो, मैं तो बोल रही हूँ, तो मुंह में भी दर्द हो रहा है बोलते बोलते। अब पता नहीं इसमें आवाज आई होगी कि नहीं आई होगी। बड़ी टेंशन हो जाती है जब पता चलता है कि वीडियो में आवाज नहीं आई। और आप लोग लाइक करके भी नहीं जाते हो, कमेंट बॉक्स में बताते भी नहीं हो कि वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। सब्सक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी करा करो। ठीक है, सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं और सारी बुकों को आपके ऐसे ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं 11th-12th का तब ही पढ़ाऊंगी जब सब्सक्राइबर और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, 10,000 के लगभग सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तभी मैंने सोचा है कि 11th और 12th की बुक पढ़ाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि तुम लोग इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करे जा रही हूँ। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था किस तरह से थी, किस तरह से भारतीय व्यापार चल रहा था, किस तरह से उपनिवेशवाद चल रहा था, यानी कि अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, और वैश्विक अर्थव्यवस्था किस तरह से चल रही थी, क्योंकि ये सारी चीजें साथ साथ चल रही थी, मैंने आपको बताया। आइए देखते हैं, भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटिश में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इस कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए। ठीक है, मतलब वही जो पहले मक्का वाली बात हुई थी, आपके किस बात पर बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कपास पे, कि कपास मत लेके आओ भारत से। ठीक है, क्योंकि कपास हम जो यहाँ पर उगा रहे हैं, आप उसी को खरीदो, उससे ही काम चलाओ। फलस्वरूप क्या हुआ, ब्रिटेन में आयातित कपड़े की सीमा शुल्क थोप दिया गया कि भाई जो भी अगर भारत से सामान खरीदोगे तो आपको पहले टैक्स देना पड़ेगा। वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़े को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी स्पर्धा का सामना करना पड़ा। यानी कि अब ब्रिटेन वालों ने तो मना कर दिया कि यहाँ मत लेके आओ। ठीक है, यहाँ कपास नहीं आनी चाहिए। अब क्या हुआ कि भारतीय लोग जो कपास उगा रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो दूसरे दूसरे जगह अपने कपास को बेचने लगे। ठीक है, यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें, निर्यात मतलब भारत से कितना ज्यादा कपास बाहर बेचा जा रहा था, पता करें, अध्ययन करें, तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट की रुझान दिखाई देने लगे। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया, क्योंकि वहां पर टैक्स देना पड़ रहा था उन लोगों को, इसलिए उन्होंने खरीदना बंद कर दिया था भारत से। 1870 तक यह अनुपात 3% रह गया था। जो फिर भारत ने किन चीजों का निर्यात किया होगा? ठीक है, आंकड़ों के माध्यम से एक नाटकीय कहानी सामने आती है कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात घट रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ रहा था। इसका मतलब यह है कि यहाँ से कपड़ा जाना तो बंद हो गया वहां पर। ठीक है, क्योंकि वो लोग कपड़ा अपना बना ले रहे थे, लेकिन यहाँ से कच्चा माल जा रहा था, मतलब कपास जा रही थी, गेहूं जा रहा था, बाकी चीजें जा रही थी, जो कच्चा माल था। ठीक है, कच्चा माल ज्यादा बेचा जा रहा था, लेकिन जो पका हुआ माल था वो उन्होंने खरीदने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही थी। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील भी कई दशकों तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। ठीक है, कहाँ से जा रहा था? वो भारत से जा रहा था। नील और नील विद्रोह हुआ था, मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ी संख्या में नील विद्रोह हुआ था, बहुत सारे लोगों ने किया था और इसमें जीत भी हुई थी।
तिनकटिया पद्धति थी, है ना। और कौन से सन में हुआ था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में ही आपको पढ़ाया है। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि 1920 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाने लगा था। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा था। ठीक है, क्या हो रहा था कि भारत में अफीम उगाई जा रही थी। अफीम क्या होता है, एक तरह से आप चरस गांजा जानते होगे, या फिर आप जान सकते हैं एक पाउडर होता है, पाउडर टाइप का होता है, उसे सूंघेंगे तो क्या हो जाएगा, आदमी नशे में हो जाएगा, बहुत ज्यादा नशा होता है उसमें, शायद जहां तक मुझे जानकारी है शायद दारू वगैरह से भी ज्यादा नशा होता है। ठीक है, सिगरेट दारू से ज्यादा नशा होता है, तो उसको हीरोइन भी बोलते हैं, चरस गांजा, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है इन सारी चीजों के बारे में, इसलिए मैं आपको जो भी बता रही हूँ आप समझ जाना। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, नशीला पदार्थ होता है। तो इसको कहाँ बेचते थे, उगाते कहाँ थे, भारत में। भारत में उगा के चीन में बेचते थे, और चीन के लोगों को नशे की लत लगा दी उन्होंने, और चीन से क्या करते थे, अफीम के बदले वो वहां से चाय खरीद लेते थे। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया काम चल रहा था, मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट। ये एट्थ, सेवंथ या एट्थ क्लास की एनसीईआरटी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्या चल रहा था, त्रिपक्षीय काम चल रहा था, त्रिपक्षीय व्यापार चल रहा था। यूरोप के लोग भारत आए, भारत में इन्होंने अफीम उगाई, अफीम को कहाँ बेच दिया, चाइना। ठीक है, चाइना बेच दिया, चाइना से चाय उगाई। ठीक है, चाइना से चाय खरीदी उस अफीम के पैसे से, चाइना से चाय खरीदी और कहाँ पहुंचा दी, यूरोप। द्विपक्षीय हो गया ना। ठीक है, कैसे था, एक मिनट, देखो कैसे था, ओहो सब तो मैं सड़ा के रखती हूँ, एक मिनट, देखो कैसे था। ये यूरोप है, यूरोप वाले लोग कहाँ आए, भारत में आए, भारत में अफीम उगाई, अफीम किसको बेच दी, चाइना को। ठीक है, यानी चीन को बेच दी, और चीन से जो वो लिया था, चीन से इन्होंने क्या ली, चाय ली, और चाय को कहाँ बेच दिया, यूरोप में। तो कैसा हो गया, ये त्रिकोण व्यापार चल रहा था, किसका चल रहा था, यूरोप का। ठीक है, यूरोप वाले भारत में आए, भारत में अफीम उगाई, अफीम को कहाँ बेच दिया, चाइना को, चाइना के लोगों को लत लगा दी थी इन्होंने नशे की। ठीक है, वहां पर फिर इसलिए आंदोलन स्टार्ट हुआ कि ये चीन की जो लोग हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं, नशे की लत लगा रहे हैं। और फिर यहाँ पर अनुबंध बनाया गया कि आपको अफीम खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब ब्रिटेन की महारानी ने बोला चीन के लोगों को, आपको अफीम खरीदना ही पड़ेगा। और बहुत बड़ा युद्ध हुआ, इसमें क्रांति हुई, लड़ाई हुई कि आप हमारे यहाँ अफीम मत बेचो। जबकि इंग्लैंड में अफीम पर पूरी तरह से रोक थी, इंग्लैंड के लोग अफीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि नशीला पदार्थ है, युवा खराब हो जाते हैं इससे। ठीक है, काम नहीं करेंगे अगर पूरे दिन नशे में पड़े रहेंगे। लेकिन चाइना में क्या कह रखा था कि भाई तुम नशा करो, और यहाँ से उस पैसे से चाय खरीद के कहाँ पहुंचाई जाती थी, यूरोप। तो यूरोप वालों ने पूरे चीन को बर्बाद कर दिया था, और यहीं से यहाँ पर क्रांति की लहर दौड़ने लगी कि भाई ये तो चाइना के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारे क्रांतिकारी सामने आए, और उन्होंने महारानी से बोला कि ये कहाँ का नियम है, अपने देश में तो तुमने अफीम पर रोक लगा रखी है कि अफीम ना अपने देश में बेचा जाएगा, ना खरीदा जाएगा, और ना ही कोई युवा इसका इस्तेमाल कर सकता। जबकि आप चीन को मजबूर कर रहे हो कि वहां के लोगों को अफीम खरीदना पड़ेगा और उनको ये नशा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फायदा किसका है, यूरोप का। मतलब अपने फायदे के लिए इतना ज्यादा गिर चुके थे ये लोग। ठीक है, 19वीं सदी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादकों की बाढ़ आ गई थी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो उद्योग थे वो फलने फूलने लगे थे। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्य पदार्थ व कच्चे मालों ने निर्यात में इजाफा हुआ। यानी कि बहुत सारा जो माल है वो भारत में बन रहा था, और कहाँ भेजा जा रहा था, ब्रिटेन और बाकी की कंट्रीज में। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जा रहा था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन में भेजे जाने वाले माल की कीमत बहुत ज्यादा थी। ठीक है, भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। यानी कि क्या होता था, भारत से जो सामान जा रहा है, मान लो कपास जा रही है, 10 रुपए की कपास गई, ठीक है, वहां से कपड़ा बन के आ गया 100 रुपए का, है ना। तो भारत से जो सामान जा रहा है इंग्लैंड, वो तो बहुत कम पैसे का जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड से जो सामान आ रहा है वो बहुत ज्यादा पैसे का आ रहा है। अब जो जिसका सामान ज्यादा बिकेगा वो ज्यादा पैसे वाला होगा, तो पैसे वाला कौन होता चला गया, ब्रिटेन, और गरीब कौन होता चला गया, भारत। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जा रहा था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाली कीमत से बहुत ज्यादा थी। ठीक है, भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब यह है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा होता था, क्योंकि ब्रिटेन का सामान ज्यादा बिक रहा है यहाँ पर। ठीक है, और महंगा बिक रहा है भारत में, क्योंकि ब्रिटेन में तो उद्योग था, तकनीकी थी, सब कुछ था, तो ब्रिटेन पूरा पूरा फायदा उठा रहा था इस चीज का। नेक्स्ट है, ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापार घाटे की भरपाई कर रहा था। यानी कि दूसरे देशों से जो सामान खरीदता था ना, जो हमारे यहाँ से पैसे कमाए,
उन पैसों से दूसरे देशों से सामान खरीद लेता था अपने खाने के लिए। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता था। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश में होने वाले घाटे की भरपाई की जाती थी। किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कम कर दिया जाता था। ठीक है, ब्रिटेन के इस घाटे की भरपाई में मदद होते हुए भारत में 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी में की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने की एक अहम भूमिका रही। ठीक है, देखो ये लास्ट है और इस मैप में ये दिखाया गया है कि भारत का व्यापार कहाँ कहाँ फल फूल रहा था। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चेंज यानी देसी खर्च का निपटारा कराया जाता था। मान लो, देखो मैं आपको बताती हूँ, देर तो बहुत हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। मान लो जो ब्रिटेन है वो 100 रुपए का सामान बाकी देशों से खरीदा है। ठीक है, 10 रुपए का सामान मान लो फ्रांस से खरीदा है, 20 रुपए का रूस से खरीदा है, 30 रुपए का और दूसरे देश से खरीदा है। ठीक है, मान लो इसने 50 रुपए का सामान दूसरे देशों से खरीदा। अब 50 रुपए तो इंग्लैंड के चले खर्च हो गए। अब ये क्या कर रहा है, ये इन 50 रुपए को कहां से कमाएगा, ये भारत से कमा लेता था। भारत जा रहा है, कच्चा माल लेके आ रहा है भारत से और कच्चा माल को इंग्लैंड भेज के उसको चीजों में कन्वर्ट करके ला रहा है, बिस्किट बना के ला रहा है, ब्रेड बना के ला रहा है या कुछ भी बना के ला रहा है। और कहाँ बेच रहा है, कपड़ा बना के ला रहा है और कहाँ बेच रहा है, भारत में। ठीक है, आप देखो भारत क्या था, भारत एक ऐसी अच्छी कंडीशन में है, भारत को भगवान ने इतना सोच समझ के बनाया है कि भारत इतने सारे देशों के साथ व्यापार कर सकता है बहुत आराम से। ठीक है, कहाँ कहाँ, अफ्रीका के ये सारी देशों में व्यापार कर सकता है। ठीक है, ये है ना भारत, देख पा रहे हैं ना आप, ये है भारत। तो भारत बहुत आसानी से अफ्रीका के सारी देशों में, अरब कंट्रीज में अपना सामान बेच सकता है। पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, इन सबको सामान बेच सकता है। चीन को सामान जा सकता है, म्यांमार को सामान जा सकता है यहाँ से। ठीक है, और ये जितनी भी कंट्री है इन सबको सामान भेजता ही है। ठीक है, चीन को भी यहाँ से सामान जाता है और जापान को भी सामान जाता है। ठीक है, आगे जो द्वीप समूह है ये जापान है। ठीक है, अगर हम इसको वर्ल्ड मैप में देखें, देखो हम कहाँ कहाँ सामान बेच रहे हैं, इधर सामान बेच रहे हैं, इस पूरे में सामान बेच सकते हैं। ठीक है, हिंद महासागर से जाके अरब कंट्रीज में सामान बेच सकते हैं, इधर बेच सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड वालों ने एक स्वेज नहर निकाली थी यहाँ पर। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़कर, लाल सागर भूमध्य सागर को पार करके कहाँ, यूरोप में। तो भारत की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी जगह है, बनाई है भगवान ने। यहाँ से व्यापार करना बहुत अच्छा, बहुत आसान है। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना बहुत आसान है। और ये सारी चीजें, ये सारे रास्ते विकसित हो रहे थे और इन सब राष्ट्रों के साथ साथ विकसित हो रहा था वैश्वीकरण। ठीक है, यानी कि दुनिया एक दूसरे से मिलजुल रही थी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था, महायुद्ध किस तरह से हुए और अर्थव्यवस्था किस तरह से फल फूल रही थी और वैश्वीकरण किस तरह से विकसित हो रहा था। ठीक है, आगे की कहानी देखेंगे हम थर्ड पार्ट में। इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखने का कष्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है बहुत लंबी हो गई है वीडियो ये, और मुझे भी अपलोड करने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि मैं सारी चीज़ें मोबाइल से ही करती हूँ। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास, तो 2-3 घंटे तो इसको अपलोड करने में ही लग जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि आपने यहाँ तक बने रहे, आपने ये कंप्लीट किया है। आगे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दो अलग अलग वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मैंने बहुत मेहनत करी है वीडियो को बनाने में, 2-3 बार मैं रिकॉर्ड कराया, तो प्लीज़ लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। जो भी फ्रेंड आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।